ठीक है, तो फॉर्मेलिटीज़ के साथ चालू करते हैं। आप सभी का आंसर राइटिंग की मीटिंग नंबर 2 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये एक Q&A सेशन होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है। आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर फ्रेमिंग, आंसर राइटिंग रिलेटेड, उसे मैं आंसर करता हूँ। पिछली जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, वहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने आपसे बोला था कि पहली मीटिंग में मैं ज़्यादा बोलूँगा, आप ज़्यादा सुनेंगे, दूसरी में आप ज़्यादा बोलेंगे, मैं ज़्यादा सुनूंगा। तो ये दूसरी मीटिंग है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन रहे हैं अभी तक, वो आप लोग पूछें, आंसर राइटिंग रिलेटेड, सैम्पल पेपर से रिलेटेड, या कोई भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हें मैं आंसर करूँगा। साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा या कोई स्टूडेंट और बताता है, आपको लगता है ये वर्थ इट है नोट डाउन करना, तो उसे आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, वैसे बच्चे बहुत कम है, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक क्विक अनाउंसमेंट। 15 जनवरी 2025 से हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की लाइव क्लासेस 2.0 चालू हो रही हैं। ज़रूर से एनरोल कर लीजिए। पूरी एनसीईआरटी हम कराएंगे, अप्रॉक्स 20 डेज में आपका सिलेबस करा देंगे। आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल क्लासेस हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी, हमारे प्रीमियम नोट्स मिलेंगे, हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। 24/7 आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम ग्रुप्स भी देखने को मिलेंगे, जहां बच्चों के साथ भी आप बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और हम तो कनेक्टेड आपसे रहेंगे ही। मतलब हर एक वो चीज़ जो आपको टॉपर बनाने के लिए ज़रूरी है, वो आपको हमारी लाइव क्लासेस में देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, जल्दी से एनरोल करिए। अभी ऑफर्स चल रहे हैं, बाद में खत्म हो जाएंगे। पिछले 3 महीनों में 1000+ बच्चे हमारी लाइव क्लासेस में एनरोल कर चुके हैं, और अब आपकी बारी है, तो ज़रूर से एनरोल करिए। मैं आपसे मिलता हूँ लाइव क्लासेस में, और अभी वीडियो को चालू करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कॉपीज चेक करना स्टार्ट करी है, आपको पता है, अब तो बहुत सारी कॉपी चेक हो गई हैं। एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि आप लोग कुछ मिस्टेक्स हैं जो बताने के बाद भी बार बार रिपीट करते हैं। उसमें नंबर 1 मिस्टेक वर्ड लिमिट ही निकल कर आ रही है। मतलब ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आपके मार्क्स कटवा सकती है। मतलब देखो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चल जाता है, आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया। 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में चल जाता है, लेकिन 6-8 मार्क्स में ये चीज़ नहीं चलती। मतलब कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्यारे आंसर लिखे, लेकिन उनको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कम लिखा हुआ है। तो वर्ड लिमिट फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब वर्ड लिमिट आप बोलोगे फॉलो करने का मतलब क्या होता है, दिमाग में रख लो, आपका एक पॉइंट मिनिमम मिनिमम 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए। मतलब इससे छोटा पॉइंट तो आपको लिखना ही नहीं है। फिर उसके बाद जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम उतने पॉइंट्स तो होना ही चाहिए। मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपके 6 पॉइंट्स होना चाहिए, 8 का है तो मिनिमम आपके 8 होना चाहिए। और मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मतलब इतने तो होना ही चाहिए। अगर इतने नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आंसर आपसे बने चाहे ना बने, कुछ भी हो, हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ में तभी जाना जब आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब अब तो ये सिचुएशन लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप पैराग्राफ के बारे में सोच सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर लिखते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ में लिख देते हैं, तो आपको लिखना है पॉइंट्स में। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये याद रखना है कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी रिसेंटली नोटिस करा, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। क्वेश्चन आया कि ग्लोबलाइजेशन के 3 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस बताइए 6 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पर अगर आप 6 पॉइंट्स बना रहे हैं तो आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत बहुत गलत चीज़ है जो आप लोग करते हैं। आपने 6 कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए हैं, 6 नहीं पूछे गए, 3 पूछे गए। अब यहाँ पर फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि यार पर 3 लिखेंगे बहुत छोटा हो जाएगा, इसमें क्या कर सकते हैं? तो आप इसमें सब हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हो। हम सब हेडिंग दे सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम क्या दे सकते हैं, हम एक पूरी पूरी हेडिंग दे सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, कि ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम एक देख सकते हैं स्टेट वेलफेयर पे, दे सकते हैं स्टेट का रोल दे सकते हैं। उसमें आप पॉइंट लिख सकते हो कि भाई लिमिट हो रहा है, या स्टेट को अब और गाइडलाइंस लाना पड़ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आप सब लिख सकते हो। तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा 3 ऐसी हेडिंग जो आप फ्रेम कर सकते हैं, जिसके अंदर फिर आप भले ही बहुत सारे पॉइंट्स लिख दो, क्योंकि 3 पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा। ये हमेशा याद रखो। फिर कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ट्रिकी भी आएंगे। जैसे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन ट्रिकी है 4 मार्क्स के लिए, इमरजेंसी के लेसन। एनसीईआरटी में 3 मेन दिए हुए, मैंने पिछली बार भी बताया था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ 3 लिख देंगे। आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐड करना पड़ेगा, साथ में आपको फिर एक और मन से पॉइंट बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई कुछ भी उससे रिलेटेड आप पॉइंट बना दोगे। ये बहुत ज़रूरी है। एक और मिस्टेक इसमें बहुत सारे लोग आप लोग कर रहे हो, पॉइंट रिपीट करते हो। नहीं करेगी ये चीज़ काम। मतलब मैं बोलता हूँ, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ये है कि इससे स्टेट की पावर कम हो रही है। पॉइंट नंबर 2, इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि इससे मार्केट फोर्सेस की पावर बढ़ रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब
मतलब आपने बस एक ही पॉइंट को घुमा के लिख दिया ना। ये तो एक पॉइंट है कि भाई स्टेट की पावर कम हो रही है, ये वाली बढ़ रही है। तो घुमा फिरा के अगर आप लिखोगे तो घुमा फिरा के ही मार्क्स मिलेंगे। फिर आप मत बोलना कि भाई आपने तो 15 पॉइंट बनाए और आपको नहीं मिले। क्यों मिलेंगे? सेम सेम पॉइंट आप रिपीट मार रहे हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इस पे काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन में पूछा गया था चैलेंजेस, और किसी ने कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए और पूछा तो पता चला कि गलत पढ़ लिया क्वेश्चन। वो सी पढ़ा तो हम तो स्मार्ट हैं, हमें तो सब पता है, पहली लाइन पढ़ के हमें क्वेश्चन पता है तो हमने लिख दिया। ये मत करो। थोड़ा सा ना एग्जाम ऐसे दो कि मुझसे हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, ना मुझे हिंदी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना मुझे इंग्लिश आ रहा है। अच्छा, इससे पॉइंट एक और याद आया, बोर्ड एग्जाम में ना हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन दिए रहते हैं, राइट? तो कई बार जैसे अगर आपको इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी क्वेश्चन बहुत मदद कर देता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। साइंस के पेपर में हमें एक फिश का डायग्राम आया और उसमें सारे फिन्स थे, पीछे के आगे के, और बोला गया था कि इनका नाम क्या होता है। अब नाम तो पता नहीं है, हिंदी में पढ़ा तो हिंदी में नाम क्या था, आगे के पंख, पीछे के पंख और बीच के पंख। तो मतलब बचा ही क्या, लॉजिक ही खत्म हो गया। तो हिंदी पढ़ लो, कई बार तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और कभी भी ना क्या होता है, 2-3 वर्ड्स अगर सेम दिख जाते हैं ना तो हमारा माइंड क्लिक करता है कि हाँ ये तो बनता है। लेकिन फिर भी कोशिश करो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ यूएसएसआर और डिसइंटीग्रेशन आया है तो डिसइंटीग्रेशन ही पूछा जा रहा है। हो सकता है उसके आगे कुछ और दिया हुआ है, हिस्ट्री में कुछ और दिया हुआ है, तो वो आपको करना है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहे हैं आंसर में। आंसर बहुत अच्छा है लेकिन कुछ भी मन से लिख रहे हैं, ये गलती अभी भी आप लोग बहुत रिपीट कर रहे हो। ठीक है, आपका आंसर अच्छा है लेकिन अगर सिलेबस बेस्ड ही नहीं है तो फिर उस आंसर का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस पर फोकस करो। अभी तक किसी ने टोका नहीं है। लगता है बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, दिमाग काम करना सबका बंद कर रहा हेलो है। भैया। बोलिए भैया, बोलिए। सर जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें कितना लिखूं? मतलब जैसे मैंने वो कौन सा क्वेश्चन था, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन था, तो मैंने हेडिंग हेडिंग लिख कर आपको दिया था, तो आपने बोला था स्नेहा इसमें और लिखो, तो कितना लिखूं? देखो, अब इसमें भी ना क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इंडिया की 4 स्ट्रेटेजीज है, राइट? एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे 4 दी हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजीज क्या है 2 मार्क्स के लिए, यहां पर अगर आप चारों नाम लिख दोगे हाफ 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 आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि कोई एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करो, तो आपको उस स्ट्रेटेजी में 2 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि इंडिया की स्ट्रेटेजी है कि हमें अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा जैसे कि भाई क्यों करना है। फिर आप उसमें दूसरे में एग्जाम्पल दे सकते हो वॉर वगैरह का। वो वाला सैंपल पेपर में क्वेश्चन क्या था कि 2 स्ट्रेटेजीज बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब उसमें आप 4 बता रहे हो तो फिर 2 तो कट हो ही जाएंगी। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेंशन एनी 2, मेंशन एनी 1, मेंशन ऑल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैंने सिर्फ 2 की हेडिंग लिख दी थी, आपने बोला था कि इसमें और लिखो। तो 2 की हेडिंग आपने लिख दी, तो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना कि मेंशन एनी 2, तो मेंशन एनी 2 में मेंशन को लिटरल सेंस में नहीं लेना है कि 2 नाम लिख दिया आपने। ये नहीं पूछा जा रहा है मेंशन एनी 2 मेंबर्स। देखो फिर क्वेश्चन समझो, मेंशन एनी 2 मेंबर्स है तो वहां पर अब आपको ये नहीं लिखना है यूएसए जो कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आता है और ये इसका इतना एरिया है, ये सब नहीं लिखना है आपको। अगर आपसे बोला गया है यूएन के 2 मेंबर बताओ तो आप लिख दोगे इंडिया यूएसए, आप लिख दोगे, काम हो गया। बट अगर क्वेश्चन आता है कि यही कि मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में आपको आ जाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के 2 स्ट्रेटेजी बताओ या 2 फीचर बताओ, तब आप यहाँ पर यही नहीं लिख सकते हो आपकी सेल्फ रिलायंस और आपने दूसरा लिख दिया इकोनॉमिक ग्रोथ। उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी रहता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि ये तो तुक्का भी हो सकता है। मिलिट्री स्ट्रेंथ तो कोई तुक्के में भी लिख सकता है, ऐसे तो फिर आप 10 तुक्के लगा दो एक एक लाइन के, कुछ तो सही हो ही जाएगा। ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझते हो। भैया, यस। जैसे जो हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस हमारे बेसिकली 3 है, मेन है ना। तो मान लो पेपर में हमें ऐसा आया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिखा है मेंशन एनी 1, और अब आपने जो एक लिखा है आपने उस जहाँ पर क्लियरली लिखा होता है मेंशन 1 या मेंशन एनी 2, तो उसमें अगर हम 2 लिख दें या 3 लिख दें, प्रॉपर पूरे 3 लिख दें जो है, तो उसमें कटेगा एक्स्ट्रा कि यहाँ पे लिखा था ओनली 1 ऐसे करके? मार्क्स नहीं कटेंगे, चेकर नीचे के पॉइंट काट देगा बस। लेकिन एक अगर मान लो पहला गलत है, पहला जो मैंने लिखा है वो गलत है, सेकंड पॉइंट ठीक है, वो थोड़ा सा चेकर पे आ जाएगा कि वो आप दया दृष्टि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर देखो इंटरनल चॉइस वाले में तो नहीं होता है, मार्किंग स्कीम में लिखा होता है ना, क्योंकि सारे पॉइंट्स लिखे होंगे एंड लिखा होता है नीचे हाँ कि रिलेवेंट एनी रिलेवेंट वन, हाँ वो तो रहता है। तो इसमें थोड़ा सा बट चेकर का जाता है। बट अगर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है। बट उसमें नहीं होता है, ये जो इंटरनल चॉइस वाला रहता है उसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब उससे बोला 5 में से 3 करो, अपने 4 करे तो 4th वाला आपका कट हो जाता है। बट हाँ इसमें कर देंगे। बट क्या होता है, थोड़ा सा ना
चेकर का मूड हमें अच्छा रखना है कि भाई वो उसका दिमाग ना घूमे, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर उसका दिमाग घूमा तो वो फिर चीज़ें अपने हाथ में ले सकता है। अब कल ही देव किसी की कॉपी चेक कर रहा था, उसमें कुछ एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर मार्क्स दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। तो देव ने बोला यार दे देता हूँ, पूरी आंसर शीट अच्छी है, तो दे दिए। बट अब आपकी आंसर शीट अच्छी नहीं है तो फिर वो होता है ना, टीचर क्लास में जो बच्चा सबसे शैतान रहता है उसको बहुत परेशान करते हैं, भले ही बेचारा बैठा हुआ है हाँ चुपचाप, तो वो हो जाता है। बट इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। किसी का और क्वेश्चन था? हेलो भैया, रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब इंग्लिश का था एक एक मिनट, क्वेश्चन। हाँ तन्मोई आप पूछिए, फिर कायरव आप पूछिएगा, फिर अनन्या आप पूछिएगा। यस। हाँ भैया, मतलब वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं ना, लाइक राइट बिटवीन 40 to 50 वर्ड्स। तो मेरा वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाता है, कभी एक्सीड हो जाता है, तो टीचर ने बोला है कि तुम अगर ज्यादा लिखोगे तो मार्क्स काट जाएंगे। इंग्लिश में तो कट जाएंगे, इंग्लिश में तो कटते ही कटते हैं ज़्यादा लिखने पे, बाकी में नहीं होता है, ह्यूमैनिटीज़ में इतना नहीं होता है, बट इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश चेक करना है उनको आपकी। आपने नोटिस करा है जिसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं रहती है या जिसको किसी चीज़ का आइडिया नहीं रहता, उसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा वर्ड्स लगते हैं। अभी आप मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जिसका आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं घुमा फिर आके कुछ ना कुछ तो करूंगा, बट अगर मुझे आंसर पता है तो मैं 2 लाइन में आंसर दूंगा। तो इंग्लिश में वो ये भी चेक करते हैं कि आपका एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। और इंग्लिश में मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि 10 बच्चों का आंसर सेम रहेगा, ये आपका उसमें नहीं होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में नहीं होगा, सबका आंसर अलग होगा, बट इंग्लिश में सेम रहेगा, क्योंकि चैप्टर वही है ना, और आप चैप्टर के बाहर लिख नहीं सकते। एक तो यार ये मक्खी परेशान करी भाई, आज सोचा उससे गुड़ पे बैठती है ना मक्खी। तो वो क्या बोल रहा, चलो हाँ रिस्क कर दिया शगुन ने। हाँ मैं बोल रहा था कि इंग्लिश में नहीं चलेगा ये चीज़, इंग्लिश में आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। मेरे सर भी मार्क्स काटते थे स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों के, क्योंकि उन लोग एक एक पेज लिख देते थे, बट वो नहीं करना। अच्छा, इससे इंग्लिश में याद आया, अब ये भी मत करना भाई। देखो यार, मैंने पिछली क्लास में भी बहुत एम्फेसाइज करा था इस चीज़ पर कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उसमें इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आया कि आपको कमिश्नर को लिखना है लेटर, ठीक है, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो आप कुछ बच्चे थे क्या लिखते हैं, टू द कमिश्नर हाई पोस्ट रिस्पेक्टेड करके नीचे एक और क्या लाइन थी, रिस्पेक्टेड, उसने कुछ तो लिख दिया था यार, उसमें एक वर्ड मुझे याद नहीं, मतलब ऐसे जैसे कि आप जैसे बोलते हैं ना कि राजाओं के राजा महाराजा आ रहे हैं। भाई जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो और छोड़ दो उसको, आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ाओ। फिर वो आर्या दीदी बता रही थी क्लासेस में, बच्चे पूछ रहे थे मैम पिन कोड भी लिखना है क्या। भाई ज्योग्राफी का पेपर नहीं चल रहा होगा कि आप पिन कोड याद कर रहे हो हर जगह, कि दिया है तो लिखो, नहीं दिया है तो मत लिखो। इंग्लिश में इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं, ये इतना। और थोड़ा सा ना छोटी छोटी चीज़ों में टाइम, मतलब यार ये पॉइंट तो मैं बोल बोल हार गया हूँ, थोड़ा सा ना जहाँ टाइम किसी चीज़ में लगाते हैं तो देखना चाहिए वो वर्थ इट भी है या नहीं है। भैया इमेज बेस्ड बता दो, इमेज बेस्ड बता दो, कितने इमेजेस आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम, मतलब एक क्वेश्चन, मतलब जो मतलब 99% चांसेस है कि बन जाएगा क्योंकि इमेजेस देखी हुई है, लेकिन नहीं, उस पर वीडियो चाहिए कि कहीं से इमेज, मतलब कौन सी इमेज, मतलब ले दे के वही एनसीईआरटी की इमेज पे वीडियो बनेगी, उस पर टाइम वेस्ट करना है। भैया असर्शन रीजन नहीं बनते, चलो ठीक है मैं मान रहा हूँ, मैं मना नहीं करता, करना चाहिए, ए आर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप ये भी तो देखो वो कितने मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब कितने असर्शन आएंगे आपके उसमें, 2-3, तो मेहनत करो, लेकिन उतनी मेहनत करो ना जिस हिसाब से वो डिमांड कर रही है मेहनत। अब आप किसी चीज़ में, भैया नोटिस में ना एक टॉपर आंसर शीट में डेट और नोटिस के बीच में एक लाइन का गैप था, एक में नहीं था, अरे कोई अंतर नहीं पड़ता है इससे, इतना चेकर को। अच्छा आप मुझे इतना बताओ, इंडिया में कम से कम यार लाखों में स्कूल होंगे यार, आराम से होंगे, क्या हर स्कूल का इंग्लिश का टीचर सेम फॉर्मेट बता रहा होगा बच्चों को? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इतना ऊपर नीचे चलता है। दिक्कत कब आती है? अब जैसे आपको पता है कि नोटिस में नोटिस लिखना है, आपने नहीं लिखा, आपको पता है रिपोर्ट में बाय लिखना है, आपने नहीं लिखा, इससे मैटर होता है। अब आप बोलते हो भैया बाय कितना सेंटीमीटर राइट में होना चाहिए, कितना लेफ्ट में होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। भैया इस साल तो इस जो हमारा ये वाला टर्म है हाँ। 12th का, हमारे टोटल 4 टीचर बदल गए इंग्लिश के, से एक आया एक गया, ट्रांसफर चल रहे थे, तो हर टीचर आया और हर किसी ने अपना अलग फॉर्मेट बताया हमें, लेटर का, रिपोर्ट का। और कई बार टीचर आ रहे हैं कह रहे हैं आप जो फॉर्मेट करते थे ना वो ठीक है, पर अब नया फॉर्मेट आ गया है, उसमें क्या है कि आपने सब्जेक्ट नीचे, बहुत ही अलग फॉर्मेट था वो, सब्जेक्ट नीचे रखना है, सैल्यूटेशन आपने ऊपर लिख देनी है सब्जेक्ट की, तो पता नहीं बहुत अलग था। तो अभी तक फॉर्मेट नहीं क्लियर हुआ मुझे भी। वो जो फॉर्मेट का मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा है टेलीग्राम पे, उसको फॉलो कर लेना, वो स्टैंडर्ड है। देखो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं बट उससे मार्क्स नहीं कटते। जैसे आज से 4-5 साल पहले हम लिखते थे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अब आ गया है कि सर मैम अपने आप में एक डेजिग्नेशन है, आपको रिस्पेक्टेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम सर और मैम लिखते हैं।
तो ये बेसिक एक चेंज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, बट ये चेंजेस आ जाते हैं समय के साथ। जैसे आप लोगों की डिक्शनरी में आ रहे हैं, पहले हम लोग कुछ बोलते थे, अब आप लोग अलग टर्म्स लेकर आ रहे हो, फ्यूचर में यही टर्म बोर्ड एग्जाम में यूज़ होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है समय के साथ भाई, तो चलता है। और किसका क्वेश्चन था? कायरफ का क्वेश्चन था, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब अपने मंथ को, जो ये 2 मंथ बचे हैं, अब मार्च का भी आ जाएगा, इसे प्लान कैसे करें? मेरा लिटरली लेके बैठो और लिखो इसमें। देखो देखो मैं बताता हूँ, इस पे तो हालांकि मैं वीडियो भी बनाऊंगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है आप कितने पानी में हो अभी, राइट? पानी में हो मतलब कि किस सिचुएशन में चल रहे हो अभी आप, मतलब कितना स्कोर कर पाओगे रियलिटी में अगर देखा जाए तो, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हवाओं में रहते हैं कई बच्चे कि हम तो 99 वाले हैं। देखो चिपका लेने से कुछ नहीं जाता कि मुझे 99 लाना है, वो मेहनत भी करना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है अरे हम तो 70 वाले हैं, बट उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अभी कितना पानी में, फिर पानी में है तो उसे बाहर कैसे आना है, तो आपको लिखना चाहिए भाई क्या है, मतलब जो बचा हुआ है आपको, कितने चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, कितना रिवीजन बचा हुआ है, और उसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। अब वो मत बोलना भैया से 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है और अब बस 11th टाइम बची हुई है, वो तो फिर आप भाई फिर तो पढ़ते रहो। बट मतलब प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कितना बचा है, कितना आपको करना है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करो कि भाई इतने दिन बचे हुए हैं, इसमें से इतने दिन माइनस हो जाएंगे। हमारी वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल में, वो आई और हमसे बोलती हैं कि आपके कितने दिन बचे हुए हैं एग्जाम में। हमने उस समय हम लोग के 10-11 महीने बचे हुए थे, तो बोलती नहीं आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। हमने कैसे? तो बोलती हैं कि इस बार 70 डेज का हॉलीडे है, उसको आप माइनस कर दो, अपनी बर्थडे पार्टी को, घर में 4 मेंबर है तो उसे माइनस कर दो, ऐसे कर करके जाने क्या क्या माइनस करवाया, और आखिरी में 1 महीना बच के आया। तो वो हम लोग को क्लिक करा था कि टाइम जितना हम सोचते हैं उससे बहुत कम है। तो देखो ना कितनी जल्दी निकल जाता है। अभी कल हैप्पी न्यू ईयर चल रहा था, आज 5 तारीख हो गई, तो ऐसे बोर्ड आ जाएगा। बट थोड़ा आप चैनल पे देखते हो कि मैं टाइम टेबल की वीडियो हमेशा कैलकुलेशन के साथ बनाता हूँ। हालांकि हम ह्यूमैनिटीज वाले बोलते हैं नहीं मैथमेटिक्स से हमें लेना देना नहीं है, बट है बहुत लेना देना है, बहुत जरूरी है। क्या होता है दिमाग ना बहुत समझता है। रिवीजन के लिए पूरा मंथ प्लान करना है, तो रिवीजन कर चैप्टर जितने आपके बचे हुए डिवाइड कर लो उनको, जितने दिन आप वो ज्यादा समझ ही तो नहीं आता कैसे, मतलब क्या समझ में नहीं आता? डिवाइड करते नहीं बन रहा है आपसे, या वो नहीं बन रहा है आपसे? उसमें सब तो आ जाता है, पर फिर उसे प्रैक्टिकल टाइम टेबल में इम्प्लीमेंट कैसे करा जाए? प्रैक्टिकल तो सुबह जाओ देख के आ जाओ, प्रैक्टिकल में कितना टाइम लग रहा है? प्रैक्टिकल टाइम टेबल में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं करा? अच्छा मतलब प्रैक्टिकल टाइम टेबल कैसे बनाए? हाँ वही भाई टोटल डेज कितने में आप करना चाहते हो, अभी आपकी श्रद्धा पर है। आप 1000 रुपए देना चाह रहे हो डोनेशन में, 500 आप देख लो अपना, ठीक है, इतने दिन में आपको करना है। आप उसको फिर आप देखो कितने आपके टोटल चैप्टर्स है, उसको भाई सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया कुछ बच्चों को 4 दिन का गैप मिला हुआ है, हमको 2 दिन का मिला हुआ है, तो हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ना पड़ेगा भाई, आधे दिन है आपके पास, अगर वो एक दिन में 4 चैप्टर करे तो आपको 8 करना पड़ेंगे, तो वो तो आप करोगे ही करोगे, वो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। बस ये है कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज, जितने चैप्टर निकल के आ रहे हैं उतने करो, क्योंकि वो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है। वही बाकी सारे सब्जेक्ट में करना है नहीं, फॉर सारे सब्जेक्ट में सबको मिलाना है, सबको करना है। एग्जाम में होता है ना, स्टार्टिंग में तो एक आंसर लिखा, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, फिर घड़ी में देखते से आधा घंटा बचा हुआ तो स्पीड बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि वो दिखने लग जाता है ना कि सिर्फ 30 मिनट्स बचे हुए हैं, तो वो आपको अभी से ही करना पड़ेगा। भैया हमारी इंग्लिश या जो ऐसे हमारी लिटरेचर वाले सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो इसमें कोई आंसर हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर नहीं, इसमें प्रॉपर पैराग्राफ लिखना होता है? हिंदी में चल जाता है, इंग्लिश में नहीं चलता। इंग्लिश में पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, हाँ पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, पैराग्राफ में ही लिख सकते। पैराग्राफ को डिवाइड कर दो। हाँ जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश में, अब प्रोटैगनिस्ट का नाम भूल गया, चार्ले शायद से, वो लास्ट लेसन वाला, वो सोचा है कि ऐसा क्या डिफरेंट था उस दिन स्कूल में, तो हमें पैराग्राफ वाइज लिखना है, फिर लिखना कि फॉलोइंग चीजें डिफरेंट थी। एक तो वहाँ पे डेस्क का वो उठना बैठना वो सब, फ्रांस नाम था पहली बात तो उसका, ये 3rd लेवल है फ्रांस का। उसमें आपको पैराग्राफ में 2 मार्क्स में तो पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में आंसर हो जाता है, उसमें तो ज्यादा पैराग्राफ नहीं बनाना पड़ता है। वो आपको जो लॉन्ग आंसर आता है ना, उसमें पैराग्राफ करना पड़ता है। उसमें मतलब आप 2-3 पैरा कर सकते हो, तो अच्छा। पैराग्राफ कर लो तो फर्स्टली सेकेंडली कर सकते हो, या सीधे ब्रेक हिंदी में पॉइंट्स हिंदी में कर सकते हैं पॉइंट्स, हिंदी में चल जाता है, इंग्लिश में नहीं चलता, क्योंकि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्या करोगे पॉइंट्स में। इससे याद आया, जो शगुन ने मतलब शगुन ने नहीं रखा लेकिन मुझे क्लिक हो गया पॉइंट, इंग्लिश में ना नाम भूल जाते हैं। मैंने एक वीडियो में भी शेयर करा था, मैं एग्जाम देने हो जाता है मैं एग्जाम देने गया था, पूरा आंसर दिमाग में, लेकिन बस नाम याद नहीं आ रहा है। कि सोफी वाला चैप्टर है ना,
सोफी का नाम याद नहीं आ रहा था मुझे। वो हाँ, तो सोफी का गोइंग प्लेसेस में नाम याद नहीं, यार उस लड़की का नाम क्या था, नाम सबके नाम याद आ गए, सबके, मतलब एक एक पूरी बुक में चैप्टर के नाम आए, पर वो बाद में आ अच्छा, गया था अगर बाय चांस मान लो पैराग्राफ में हाँ। पूछा गया है, उसके अराउंड पूछा गया है और आपको नाम नहीं आ रहा, तो अगर आप लिख दो द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी तो चल जाएगा अभी हाँ, हिसाब कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही है, मतलब क्या कर सकते हो, हाँ, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे तो वही, हिंदी में इसलिए हमारे सर तो बोल रहे थे कि हिंदी में पॉइंट्स में लिख दो आंसर, पॉइंट्स में अच्छा लगता है। इनफैक्ट सर तो पॉइंट्स में ही मार्क्स देते हैं, पैराग्राफ हाँ में हमारे हिंदी वाले सर भी कह रहे हाँ, थे हिंदी में मैंने बोला तो आपसे, हिंदी में पॉइंट लिख सकते हैं, हिंदी में तो लिखते हैं पॉइंट, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, इंग्लिश में अलाउड नहीं रहता है पॉइंट, क्योंकि उसमें सीधे पैराग्राफ में ही आंसर चलते हैं। और इससे याद आया, इंग्लिश में ना 2 मार्क्स में चॉइसेस मिलती है, राइट, कि इतने क्वेश्चन करना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इंग्लिश में क्या है, आंसर फ्रेमिंग मैटर करती है, मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चैप्टर बनता है, क्या उस क्वेश्चन को आंसर में लिख पा रहे हो आप, तो दिमाग में 2 सेकंड सोच लो और फिर लिखो उसमें, नहीं तो बहुत, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी यहाँ कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 3-2 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो एक आंसर कट करके दूसरा लिखेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं बना, अब दूसरा लिख लेते हैं। और इंग्लिश के पेपर में टाइम नहीं बचता, इंग्लिश का पेपर सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पेपर होता है, बाकी हर जगह पेपर में टाइम बचेगा, इंग्लिश में आखिरी मिनट तक लिखना पड़ जाता है कई बार। अनन्या, आपका क्वेश्चन था राइट कोई? हाँ तो भैया अभी प्री बोर्ड्स हुए थे स्कूल में, प्री बोर्ड्स 1 और Okay. प्री बोर्ड्स वीक से है। तो प्री बोर्ड्स 1 के इकोनॉमिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल था। मैं प्री बोर्ड टाइम पे मैंने 3-4 न्यूमेरिकल्स करके गई थी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, वो सारे बन गए थे मुझसे। उसके टाइम एक नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आया था, वो इतना टफ न्यूमेरिकल था, उसमें एक्साइज ड्यूटी जैसे डिफिकल्ट टर्म्स थे जो यूजुअली आते नहीं है बोर्ड्स में। टीचर ने कहा कि ये सब करके जाओ, ये बोर्ड्स में आएंगे, बट हमें सिखाया भी नहीं है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एसएडीपी क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, वो कंपलसरी क्वेश्चन था। देखो, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, इकोनॉमिक्स में बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं हो सकता, बट ये है एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि एक बार बन जाता है तो बन जाता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार गलत हो गया तो बार बार गलत होगा। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन आया, अब आपसे नहीं बना, फ्यूचर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपने इसको करा हुआ है तो बन जाएगा। तो आपको मेन फोकस इसी पे करना होगा कि कैसे करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मुझे इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल से बहुत दिक्कत जाती थी, तो तरीका मैंने ये करा कि संदीप गर्ग वीकोरी में जो पीवाईक्यूज दिए रहते हैं वो पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। आंसर गलत आया तो बस एक बार चेक कर लो कि आंसर गलत क्यों आया, तो आपको क्लिक हो जाता है, अच्छा यार इसको भी इंक्लूड करना रहता है, मैंने नहीं करा, इसको नहीं करना रहता है, इसको इंक्लूड कर लिया, तो वो एक बार दिमाग में फिट हो जाता है तो बनने लग जाता है। बट हाँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स से बार बार। वैसे स्कूल भैया वाले कल choice नहीं देते हैं कई बार, लेकिन बोर्ड्स में एक मिनट, अनन्या क्या बोल रही हैं आप इकोनॉमिक्स में? Yes, कल मेरा कल फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल था। फिजिकल एजुकेशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो कल एक्सटर्नल आए थे और यूजुअली एक्सरसाइजेस सिंपल दिए थे, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट था भी नहीं। पर जब वाइवा लिया, हमें बोला था जर्नल पढ़ के आना और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है कि इस साल ओलंपिक्स में डिफरेंट क्या था, इस बार थीम क्या था, वो जर्नल में था भी नहीं। तो मतलब हमने कैसे भी करके आंसर तो किया, बट हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तो सर प्रैक्टिकल में मार्क्स काटेंगे क्या अभी? नहीं, मिलेंगे। मेरा पेपर पी का प्रैक्टिकल मेरे बर्थडे वाले दिन, मेरा बर्थडे है उस दिन, और मैं पी का प्रैक्टिकल देने गया हूँ। वहाँ पर एक दूसरे टीचर आते हैं एक्सटर्नल है ना, उन्होंने बोला कि आप डिफॉर्मिटीज़ बताओ, योगा बताओ, ऐसा जा रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। फिर मेरे सर एंट्री लेते हैं कि नहीं ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, आप क्या पूछ रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछे मैं आपको बताता हूँ। वॉलीबॉल में जो सबसे पीछे वाली लाइन होती है उसका वो कितना होता है, लेंथ कितना होता है? मैंने बोला सर ये तो याद है। तो फिर बोलते हैं कि जो वो होता है अपना हाई जंप होता है, तो हाई जंप में जो सबसे सामने वाली लाइन रहती है वो कितनी मोटी होती है बताओ, उसकी विथ बताओ आप। मैंने बोला सर क्या क्वेश्चन है ये, मतलब। तो मैंने उनसे बोला, लिटरली मेरे वर्ड्स थे कि सर मेरी फाइल के अलावा आप चैप्टर से भी कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन का आंसर नहीं। तो मतलब जो मेरा पीई का एग्जाम मेरा बर्थडे वाले दिन हुआ था, 10 में से उनने मुझसे क्वेश्चन 9 नहीं बने थे मुझसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी से नहीं बन रहे थे। तो बट मार्क्स देती उन्होंने फुल। बाद में मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो वो तो हम लोग टाइम पास कर रहे थे, आप हमें पता है आपसे बन रहा है सिलेबस, तो सिलेबस वाले बस बनना चाहिए, बाकी मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या पता सर को भी आंसर ना बताऊं। टू बी ऑनेस्ट हमारे स्कूल में ये कहते हैं कि इन्विजिलेटर तो आएंगे, मार्क्स देके चले जाएंगे, लेकिन लास्ट में तो हम स्कूल वालों को ही दे रहे हैं मार्क्स, तो सबको दे देते हैं वो। तो बार्टर ट्रेडिंग चलती है कि आप हमें नहीं दोगे तो हम आपके बच्चों को नहीं देंगे, तो वो दे देते हैं। लाइक उन्हें जो लगता है जो टॉपर्स बनेंगे उन्हें फुल दे देता है, बाकी में 1-1 2-2 काट के सब में सबके मार्क्स। यहाँ पॉइंट ये है कि टॉपर कौन बनेगा वो अपने को नहीं पता, लेकिन टीचर लोग तो पहले से ही सोच लेते हैं ना कि ये बनेंगे, भले वो बने चाहे ना बने। और टीचर्स का ज़्यादातर गैसिंग बहुत गलत निकलता है, क्योंकि उनके कुछ फेवरेट बच्चे रहते हैं, वो उन्हीं को टॉपर समझते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप अभी एक ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको लगता है कि टीचर आपको टॉपर नहीं समझते हैं,
भले ही आप हो, तो आपको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा देना पड़ेगा कि भाई अगर उसने आपको 20 दिए हैं तो फिर एक टीचर के ऊपर भी आ जाता है कि वो कम नहीं करवा सकता। वो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं ये 20 डिजर्विंग नहीं है, 15 कर दो। वो 18 को 20 करवा सकते हैं, पर 20 को, जैसे मेरी क्लास में जब हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ था तो इंग्लिश में तो सारी स्ट्रीम का साथ में होता है, तो फिर रात में 10 बजे मेरी क्लास टीचर का कॉल आया, यार आज एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैंने क्या लफड़ा हो गया? तुम्हारी क्लास में 2-3 बच्चों को फुल नहीं मिल पाए हैं। मैंने क्यों नहीं मिल पाए? तो उन्होंने बोल दिया कि एक्सटर्नल ने सीधे बोल दिया कि भाई हम कुछ 6 बच्चों को देंगे, आप बता दो 6 बच्चे कौन है। लकीली मैं आ गया, बट मेरी क्लास के 2-3 बच्चे नहीं आ पाए। तो इसलिए आप बेस्ट दो तो वो अच्छा है। देव के फुल थे उसमें, जो वो होता है ASL, तो देव का उसमें नाम आ गया। मेरे फुल नहीं थे ASL में, मेरे 10 में से 9 थे, बट मुझे भी फुल दे दिया उन्होंने क्योंकि मेरा उसमें नाम था। तो वो आपको देखना पड़ेगा। भैया मेरा एक और डाउट है। आप ही ने अभी बोला कि हमें ये रियलाइज करना पड़ता है कौन कितने पानी में है, और मैंने अभी तक जितने टेस्ट पेपर दिए ऑलमोस्ट देव भैया ने मुझे हिस्ट्री में सब में सेम ही मार्क्स दिए। आई नो। तो अगर ये सेम पेपर मैं अपने स्कूल में दूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मुझे ज्यादा मार्क्स देंगे उसमें। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कितने मेरे को एक्चुअल में बोर्ड वाला कितने मार्क्स देंगे उसमें। अगर मेरे सपोज 65 आए हैं तो बोर्ड में मेरे कितने आने के चांसेस हैं? अगर देव भैया ने 65 दिए हैं तो बोर्ड में 65 दिए तो बोर्ड में इतने ही आएंगे, 65, 64, 66, एक आगे एक पीछे। देव भैया ज़्यादा फालतू के मार्क्स नहीं देते, सिर्फ उनको मैं भी नहीं देता, सिर्फ उनको दे देते यार जो ऐसी जगह मिस्टेक करते हैं जो ठीक हो सकती है। जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की एक कॉपी चेक करी, उनके कहीं मार्क्स नहीं कटे, लिटरली कहीं नहीं कटे। उन्होंने बस मैप गलत कर दिया मतलब मैप में बॉक्स नहीं बनाया, तो मैंने दे दिया, आधा मार्क काट लिया और बता दिया उनको। क्या हमारे पास ऑप्शन है ना आपको बताने का, बोर्ड वाला आपको बताएगा थोड़ी कॉल करके कि अगले पेपर में सही कर लेना, तो वो तो 0 दे देगा, बट मुझे पता है अगले पेपर में सही कर दोगे। तो हम किसी का वो नहीं करना चाहते ना कि यार सही पेपर है लेकिन मार्क्स कम हो गए, तो मोरल डाउन ना, इसलिए हम दे देते हैं। बट हाँ, आप ये मान के चलो कि देव भैया जितने दे रहे हैं उतने ही बोर्ड में आएंगे, तो आप फिर सही ट्रैक में रहोगे। भैया जैसे अनन्या ने भी बोला ना कि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी था, बट अभी जितने पेपर्स वगैरह देखे मुझे लगता है बोर्ड में हमेशा न्यूमेरिकल के साथ एक चॉइस रहती है और में तो कहीं अगर ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ भी गया, भगवान अगर एक्साइज ड्यूटी ये सब तो जो है हम वो कर सकते हैं ना, थ्योरेटिकल वाला दे देते हैं। लेकिन CBSE के काम बहुत खराब है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस बार भी हमें एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था, तो उसमें एज सच तो मतलब क्वेश्चन तो ठीक था, लेकिन ऊपर वो कर देते ना GDP FC निकालो, उसको ये कर दो, थोड़ा हेरफेर कर देंगे, LNP की जगह कुछ और डाल देंगे ऐसे करके। तो मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना सोचने वगैरह में, अब वैसे भी मेरा हमेशा छूट जाता है इकोनॉमिक का पेपर, पता नहीं क्यों क्या है। तो फिर मैंने थ्योरेटिकल वाला किया, उसमें फिर मुझे फुल मिल गए, तो मुझे लगा वो कंपैरेटिवली बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। वो तो ऐसा था कि बताओ कि वो होता है ना उसमें दोनों होते हैं, BOP में ये वाली पेमेंट है या वो वाली पेमेंट है, इतना आसान था न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में। तो बोर्ड्स में भी ऐसा करते हैं, चॉइस देते हैं, एक आसान दे देते हैं। देखो, और GDP वाला भी ना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे क्लास में नहीं करवाया गया था, मतलब मैं और देव एब्सेंट थे शायद उस दिन, मैंने बाद में कराने से मना कर दिया था, तो जो भी हो नहीं बनता था। जब उसका पहली बार में देखो ना, आपको लगता है कि यार ये क्या दिया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा क्लिक कर लो ना कि MP से FC में, FC से MP में कैसे जाते हैं, N में कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक, मतलब थोड़ा बस आप फॉर्मूला समझ लो ना, वो बहुत आसान रहता है, इतना मुश्किल नहीं रहता है, बहुत सिंपल चीज़ है वो। तो वो आप कर सकते हो। चैनल पे मैंने ट्रिक्स की वीडियो डाली है, वो भी देख लेना, उससे भी मदद मिल जाएगी। और कोई ऐसा यहाँ पर जिससे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है अभी तक, तो प्लीज़ आखिरी मीटिंग आप लोग पूछ सकते हैं। स्नेहा, आपका कोई क्वेश्चन है? स्नेहा, यश, शरण्या, प्रियंका, निशा, मैथिली भी हैं, पूछिए भाई पूछिए। देखो मैं तो फिर बोलता चला जाऊंगा, फिर तो मीटिंग चलती चली जाएगी, मैं तो रुकता ही नहीं हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ बट आप लोग बोलो। मैं और गुरु भैया ही बोलते रह जाते हैं। वही मेरा तो फुल स्टॉप ही नहीं है। चलो, मैंने और क्या सोचा था मैं आपको बताता हूँ। कॉपी चेक नहीं, मैं कॉपी चेकिंग के अलावा भी बात करना चाहूँगा, आज मौका मिल गया बोर्ड एग्जाम में। देखो, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, लोगों को लगता है कि NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ही बोलता हूँ और शायद ये NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन बातों को थोड़ा सा अलग वे में लोग ले जाते हैं। NCERT सबसे इम्पोर्टेंट का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ NCERT करते रहोगे। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो NCERT के क्वेश्चन को आंसर करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल रहे हो कि यार फंसना पक्का सीरीज रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने देते हैं, सिर्फ NCERT पढ़ लेते हैं बार बार, नहीं वर्क करेगी ये चीज़। NCERT का नॉलेज तो होगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे आप? तो
क्वेश्चन आंसर भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं एक चीज़ अभी नोटिस कर रहा था, जाने कहाँ एक तो नई नई चीज़ें आ जाती भाई एकदम से, जाने मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा इकोनॉमिक फोर्स है जो एकदम फैल रहा है कि हर किसी के दिमाग में वही बातें आने लग जाती हैं, बट वो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी को भी अलग अलग तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर करो, एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करो, बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी हो गया, और अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, वैसे ही आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोच रहे हो कि पूरे दिन अपने फाइल पढ़ लोगे, कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो आराम से करना, वहाँ जाना। इनफैक्ट फाइल पढ़ने में 2 मिनट लगता है, और अगर आपका पहला रोल नंबर नहीं है तो पहला रोल नंबर वाला बता देता है कैसे एग्जामिनर एक्सटर्नल आए हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो और आइडिया लग जाता है कि क्या पूछ रहे हैं। तो यस शगुन, आप कुछ बोल रही हैं? हाँ भैया, जैसे मेरा अभी प्रैक्टिकल, अभी मैं वही लिख ही रही थी, काम ही कर रही थी, तो इसमें मेरा टॉपिक है भक्ति मूवमेंट्स में टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव मीराबाई। तो अब ऐसा है कि अब क्योंकि बनानी थी फाइल, तो इसमें तो एक के लिए 15-15 पेज लिखे हैं, उसका अर्ली एज सब कुछ। तो हमारी जो हिस्ट्री की बुक में भी ये तीनों नाम है और इनके बारे में लिखा गया है। तो मानो जैसे अगर वो मेरी फाइल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा है कि उन्होंने ऐसे पलटाया, कुछ लिखा है, वो कहाँ पैदा हुए थे ये भी पूछ दिया। जो मेरी फाइल में लिखा है, क्या मुझे वो सब याद करना है, या जस्ट जो बुक में दिया गया है वो याद करना है? देखो, फाइल, उन लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपकी फाइल की एक एक चीज पढ़े, लेकिन फाइल में कोई भी ऐसी चीज है जो एक क्लिक में देख सकती है उनको, जैसे डेटा वगैरह, तो वो पढ़ लेना। 3 की प्रिंसिपल हाँ, जैसे तो होगा, वो पूछ लेकिन वो सकते बुक में नहीं है। हैं, तो वो पूछ सकते हैं ना। अगर उनको ऐसा दिखा एकदम से, उन्होंने पूछ लिया आपसे, तो वो पढ़ के देख सकते हैं ना। मैं तो बड़ा बड़ा रेड पेन से लिखा है। हाँ, नहीं तो वो पूछ सकते हैं, तो आपसे बनना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ याद रखो, दक्ष में आ रहा हूँ आपकी तरफ, कि अगर बाय चांस आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डेटा बेस्ड नहीं है, तो आप उसका कॉन्फिडेंस से आंसर दे सकते हो। मतलब डेटा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, हाँ, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दो, क्योंकि उन लोग भी ना जल्दी जल्दी निपटाते हैं, उनको इतना थोड़ी रहता है। जिसका हुआ उसको पता है, 1-1 मिनट में निकाल देते हैं कि चल जाओ हो गया। स्टार्टिंग के लोगों के साथ टाइम ले लेते हैं, और कई बार टाइम पास करना है तो भी टाइम ले लेते हैं कि अच्छी बात है, इससे नाम रखा गया है। आपका तो आराम से आएगा, तो आराम से करो। दक्ष, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। भैया मेरा डाउट था कि इकोनॉमिक्स में हमारे उसमें ग्रुप में संदीप गर्ग के नोट्स अपलोडेड है, तो अगर मैं तो वीके और ही फॉलो करता हूँ, तो क्या करूँ अभी? करो वीके और ही Confuse करो, दोनों सही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों सही है, दोनों चल जाएंगी। बट क्वेश्चन सिर्फ संदीप गर्ग से लगा लूँ तो भी बेस्ट चल जाएगा, दोनों से किसी से भी कर लो, दोनों मिक्स करो, कोई अंतर नहीं आता, दोनों सेम ही सिलेबस को फॉलो करती है। बस कुल मिला के वही है, चैट जीपीटी से रिफ्रेश कर दिया है तो उस बुक का बन गया, एक और बुक बन जाएगी, उसको रिफ्रेश कर दो, तो बाकी सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। ओके भैया। भैया मेरे पास तो राधा बहु बोला है, संदीप गर्ग भी केवल कुछ नहीं। वो यार वाली रिव्यू नहीं करी, बट उसमें अगर सिलेबस पूरा है तो वो कर लो। सिलेबस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में और कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्कूल वालों ने यही बाई करवाई थी हाँ, बस कि ये लेट है, फिर क्या दिक्कत है, करते चलो। मैं पूछा था 8 मार्क्स में कितने पेज का क्वेश्चन आंसर होना चाहिए? कितने में? 8 मार्क्स 8 मार्क्स में आपका 2.53 तो होना ही चाहिए मिनिमम। मैंने 3 पेज का लिखा विद फ्लो चार्ट वगैरह। मैम ने कहा बाबू इतना बड़ा थोड़ा लिखते, तो वो अच्छे से एक एक पॉइंट को चेक करें। नहीं 2.53 तो पहुंचना ही चाहिए, और 6 मार्क्स का आपका 2 पेज तो पहुंच ही जाना चाहिए। ओके भाई 3 पेज में बोली थी, मेरे 4 पेज लिखने के बाद मैम ने मुझे 6 मार्क्स दिए थे। सही लिखा था आपने, मतलब आंसर सही था? हाँ सर, जो आप मतलब देव भैया को दिखाया था, उन्होंने पूरे 8 मार्क्स दिए उसके अंदर, ये मैम ने मुझे 6 मार्क्स दिए। टीचर लोग तो जाने क्यों काटते भाई, समझ के परे है मेरे। अच्छा सर, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो 2 चैप्टर को मर्ज करके बने, जैसे एक क्वेश्चन था कि एग्जांपल्स दीजिए 8 मार्क्स के अंदर कि ग्रामेटिकल नॉर्म्स को पूरे वर्ल्ड वाइड में फॉलो नहीं किया जाता, तो वो उसको थोड़ा सा बड़ा और करके लिखा जा सकता है। अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो वो 8 मार्क्स का ही होगा। अगर आप उसको नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ एनसीईआरटी दिमाग से निकल चुकी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा। उसके 8 पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे कुछ ना कुछ करके। और जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एक बर्ड हेडिंग को कितनी लाइन में समझाया, कितनी लाइन का बनना चाहिए? जैसे मैंने एक टर्म लिखी है महाभारत, तो उसे 4 लाइन में या 5 लाइन में? 4 ही। देखो, अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख रहे हो ना, तो हिस्ट्री में 8 मार्क्स में आप 3-3 लाइन के पॉइंट भी बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बहुत ही सारे पॉइंट लिख रहे हो तो आखिरी के पॉइंट 2-2 लाइन के भी चल जाते हैं। बट देखो यार, थोड़े से वर्ड्स ऐड करने में कुछ जाता नहीं है। 1 लाइन वर्ड ऐड करना मतलब 7-8 वर्ड और ऐड करना, घुमा फिरा के ऐड कर दिया करो। शॉर्ट क्यों करना है, इतनी बातें घुमाते हैं हम लोग। थोड़ा सा आंसर शीट घुमाओ, थोड़ा सा वर्ड ऐड करो, तो वो हो जाता है। तो भैया यस भैया 300 वर्ड तक जा नहीं पाता है, जा नहीं पा रहे तो रिवीजन की ज़रूरत है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप करोगे तो थोड़ा दिमाग का खालीपन 2-4 होगा और आपके वर्ड्स भरेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करने से क्या क्या होता है यार, जब हम एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो नहीं घुसती दिमाग में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मीटिंग एंड होगी तो आपको सब कुछ याद होगा, बट जब आप एक बार फिर से वीडियो देख लोगे, फिर कुछ कर लोगे, फिर कुछ कर लोगे, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है इसमें मैं बहुत स्मार्ट मतलब इसका मैं बहुत प्रमोट तो नहीं करूंगा इस टिप को, बट एक स्मार्ट वर्क वाली टिप ये भी निकल कर आती है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बार करने के बाद भी नहीं हो रही है ना, तो एग्जाम से पहले उसको कर लेना चाहिए, याद रहता है। जैसे मैंने मैप नहीं करे थे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था मैं भूल जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से मैप कर रहा था, मैंने आखिरी में मैप करना स्टार्ट करे थे, और इसके बाद फिर जब बोर्ड एग्जाम आ गए थे तो आखिरी दिन सबसे पहले मैप मेरे को दिमाग में क्लिक यहाँ कर लिया कि हड़प्पा का मैप ये है भाई, यही है मैप, और कोई मैप नहीं है। तो बस वो यहाँ बन जाती है एक इमेज, तो फिर वो एग्जाम में दिक्कत नहीं देती। तो इमेज का कर लो। बाकी जैसे ये है इंग्लिश के कैरेक्टर हैं, सुबह उठ के एक बार देख लो कि क्या क्या नाम है दिए हुए हैं, तो ये करना। भैया तो नाउ आई हैव माय प्रैक्टिकल्स एंड माय प्री बोर्ड ऑन द सेम डे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इतना कंफ्यूजन हो रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो करूँ क्या? तो प्रैक्टिकल के बीच प्री बोर्ड के बीच में उठाएंगे क्या कि भाई आपका नंबर आ गया है प्रैक्टिकल का? क्या पता नहीं लाइक क्या कर दिया उन्होंने, एक दिन प्री बोर्ड की डेट शीट डाल दी, फिर उसको रिवाइज करके दूसरी डाल दी, एंड फिर उसी दिन प्रैक्टिकल्स की डाल दी सेम डेट। यार तो देखो प्रैक्टिकल का पहले से प्रिपरेशन कर लेना, फाइल वगैरह अच्छे से कर लेना, टॉपिक अच्छे से कर लेना, और प्री बोर्ड का तो कर ही लिया होगा आपने अभी तक, उसका रिवीजन करना। प्रैक्टिकल पे इतनी टेंशन मत लो भाई, चेकरों का इतना नॉलेज थोड़ी रहता है कि उन लोग पूरे कि मतलब कोई ये थोड़ी है कि उनको पूरी हिस्ट्री बुक रटी हुई है। वो तो आप जो बोलते थे वो हाँ में हाँ सुन लेते, अच्छा ये ठीक है, ओके ओके सर जाइए, ओके, उनका यही रहता है भाई। अब ऐसा है कि आप कुछ एकदम ही गलत बोल रहे हो तो अलग मैटर रहता है, कि कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो कहीं नहीं है, मतलब ये तो बच्चा भी बोल देगा कि भाई क्या बोल रहे हो ये, तो वो ठीक है, तो बाकी चलता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो हिस्ट्री के सर आए थे कुछ भी पूछ रहे थे, मतलब कुछ भी, मतलब बेअकल बातें कर रहे थे वो, तो हम लोग का भी दिमाग फिर रहा था। तो भाई जो उन्हें बुक का पूछा पूछ ले। अब देखो इसमें ना एक और चीज़ होती है, हमारी क्लास की टॉपर, अब कुछ टॉपर में थोड़ा सा ईगो भी बढ़ जाता है। अब वो गई वहाँ एक्स्ट्रा ने पूछा तो बोलती है सर आप सिलेबस के बाहर नहीं पूछ सकते। मतलब भाई ये क्या है, चुपचाप सॉरी बोल के आ जाओ, क्यों अपनी होशियारी मारना है? तो वो और उसका दिमाग चिढ़ गया कि ये आप, हमारी टीचर से बोला कि आपकी क्लास के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। वो ये बोल के गया उस दिन कि आपकी क्लास के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। उसे मार्क्स नहीं दिए, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कटे थे उस दिन। तो कभी भी अपना कहीं पर भी एक्स्ट्रा मत करो, नॉर्मल जाओ, नहीं बन रहा है सॉरी बोलो, चुपचाप ही रहता है। वो रहता है ना, 4 लोग आपको मारने आ रहे तो भागने में भलाई होती है, वहां मत करो कि लड़ाई करना है, भाग जाओ, वही करो। फिर बाद में भली 4 लोग लेके आओ, वो अलग मैटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन वो एक बच्चे पे स्पेंड करते हैं? बहुत ही टाइम पास करने का मन हो गया तो 10 मिनट, मेरा तो 1-2 मिनट, मेरा तो इकोनॉमिक्स का मेरा चला था 1 मिनट, पॉलिटिकल साइंस का चला होगा 2-3 मिनट, हिस्ट्री का चला था 5 मिनट कुछ, तो इतना ही चलता है। बच्चों पर भी डिपेंड करता है कितने बच्चे। अब आपकी क्लास में देखो 5 बच्चे हैं, अगर मैं बोलता हूँ कुछ क्लासेस में रहते हैं ह्यूमैनिटीज में, तो 5 बच्चे, तो भाई उनको तो टाइम पे पास करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो फिर वो तो आधा घंटा भी खींच देते हैं कई बार कि भाई अब 4 ही बच्चे तो अब कुछ तो करेंगे वो वहाँ पे, बट अब बच्चे ज्यादा है तो फिर नहीं करते हैं। कितने बच्चे आपको याद है भैया इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपको? मुझे लगता है पॉलिटिक वगैरह में तो चलो पूछ सकते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस, इकोनॉमिक्स में क्या मेमोरी तो मेरे को सब याद रहते हैं। मुझसे इकोनॉमिक्स मेरा पॉवर्टी टॉपिक था, तो सबसे पहला पूछा था टाइप्स बताइए, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब पॉवर्टी के एग्जांपल दीजिए। वो गैम्बलिंग वाला आता है ना कि गैम्बलिंग कर लो और उसके बाद पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है, वो कोई तो टॉपिक था यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चन था उनका कि गैम्बलिंग किस चीज़ का एग्जांपल निकल कर आएगा, तो वो मैंने आंसर करा था 2 क्वेश्चन। और तीसरा उनका क्वेश्चन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, और बस उन्होंने था वेरी गुड, आपसे सब बस। मैक्रो से कोई नहीं आता? मेरा टॉपिक ही नहीं था तो। अच्छा टॉपिक मेरे टॉपिक सुनो आप लोग। पॉवर्टी सबसे इजी, इकोनॉमिक्स में सबसे आसान, पॉलिटिकल साइंस में द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं लिया जो मुझसे ना बने। तो भैया इसमें मेरा भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था सिटाडेल के बारे में कि बताइए कि 2 लोअर टाउन अपर टाउन क्या होते हैं, वो पूछा था उन्होंने मुझसे। एक उन्होंने मुझसे ट्रिकी पूछा था कि आर्यन सिविलाइजेशन के बारे में आप क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला था सर इतना तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ था क्योंकि आर्यन ने इन्वेड कर लिया था। तो ये हो गया था दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कहाँ पर शेल्स मिलते हैं, शेल्स कहाँ पर मिलते हैं, और वो ब्लू स्टोन कहाँ पे मिलता है। और एक कुछ शॉर्टुगई करके क्वेश्चन पूछा था, शॉर्टुगई के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन थे बस। लैपिस lazuli, शॉर्टुगई। हाँ लैपिस lazuli। लाइक हमने
इसमें प्रॉब्लम क्या बड़ी आ गई पता है हमारे में कि जनरली क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स है उन्हीं को प्रोजेक्ट में ले लेते हैं। हमारा इकोनॉमिक्स के जो टीचर है ऐसा है कि केस स्टडीज और वो सब हमें बहुत कर रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती है कि ये जो टॉप बच्चे हैं मेरे वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस का टॉपिक है प्रोजेक्ट में के चक्कर में 10-15 लोग के सर के ऐसे नजर में अच्छे वाले हम लोगों ने बाहर के टॉपिक्स ले लिए। मतलब बच्चों ने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दौड़ाया, टीचर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया है कि भाई क्या करा जाए। होता है। हम लोगों ने टेक्स्ट बुक के बाहर के टॉपिक लिए है तो अब जितना हमने किया है उतना ही आता है और उसका कुछ हमें कोई आइडिया भी नहीं है। अब ये आके अगर हमें पूछ लिया तो थोड़ा लक बेस्ड हो जाता है। अब आपका टॉपिक ऐसा है जो मे बी एक्सटर्नल से बनता है तो वो उससे पूछ लेंगे, अगर नहीं बनता तो वो सिलेबस से पूछेंगे फिर आपसे कुछ। और कई बार ऐसा होता है कि अब वो उनकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर वो कुछ भी पूछ लेंगे आपसे हल्का फुल्का कि इस टॉपिक के बारे में बताओ, क्या सोच के आपने रिसर्च करी या लोगों का क्या था रिसर्च में, सर्वे अगर हुआ तो मतलब कुल मिला के कुछ भी थोड़ा साइड करके। और फिर क्या होता है उनको बस कॉन्फिडेंस देखना है आपका थोड़ा सा कि आप कैसे करते हो, तो ये रहता है। हमारी डायरेक्टर पीछे बैठी हुई थी, अब जैसे मैं गया तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये और इसका एक जुड़वा भाई है, इन लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इनसे आप अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना, ये हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे। उनने तो बोल दिया और वो पूछने लग गई थी फिर मुझसे, बट ये है कि उन्हें टॉपिक से ही पूछा था। तो ऐसा हो जाता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मार्क्स नहीं करते। कॉन्फिडेंस, मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, मतलब ऐसे जाओ कि हमसे तो भाई सब बनता है, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा तो भी, तो वहां जाके घबराना नहीं है। मतलब घबराहट आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, बाकी अंदर से तो गिर रहे हो कोई मतलब नहीं चलता है। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं शरण्या? मैक्सिमम यार 4-5, और क्या पूछेंगे। अब तो डिपेंड करता है वो कितना वेले हैं। उन्हें बोल दिया यार सर समोसा आने में टाइम लग रहा है, 1 घंटे बाद आएगा, तो बोलेंगे लाओ यार पूछ लेते हैं। बट आ गया है तो अब हेलो भैया कौन से मीडियम में हमें बात करनी चाहिए, आप जिस लाइक medium इंग्लिश से- और हिंदी? जिस मीडियम हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है बट स्कूल में इतने इंग्लिश बोलते नहीं है, सब हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। तो एक बार एक्सटर्नल का भी देख लेना वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। कोई अगर कोई लैंग्वेज बोल रहा है आप उस पर रिप्लाई करते हो तो उसको अजीब नहीं लगता फिर। जैसे अगर कोई आपसे हिंदी बोल रहा है और आप फिर उसको हिंदी में रिप्लाई दे रहे हो तो चल जाएगा, बट अगर एक्सटर्नल आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। ओके भैया। और अच्छा ही हेलो अगर भैया। एक्चुअली हिंदी बोल रहा है और उसको इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप इंग्लिश में कुछ भी आंसर कर दो, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। सही मतलब इंडिया में होता है भाई, पड़ जाता है अच्छा इंप्रेशन। और किसी का? हाँ तन्मयी पूछिए प्लीज। भैया मेरा मतलब पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर विद स्पेशल फोकस ऑन गोर्बाचेव। हाँ तो मतलब हम लोग के प्रोजेक्ट में मैम ने बोला था बुक रिव्यू एंड मूवी रिव्यू वगैरह ऐड करना है। तो मेरा पास सब में 3-3 करके है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मूवीज से तो बहुत रेयरली। सबसे तो तन्मयी को मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, आरसा दीदी ने बताया आपने ज्योग्राफी में फुल मार्क्स स्कोर करें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी भैया। देख लो भाई Thank टॉपर you. अपने बीच ही में। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि देखो उन लोग मूवी वगैरह से इतना नहीं पूछते बट टॉपिक से ज़रूर पूछ लेते हैं। अब आपका तो बहुत इजी टॉपिक है, वो यही पूछेंगे कि गोर्बाचेव कौन थे, कब वो बने सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने क्या रिफॉर्म लेकर आए, पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि इन्होंने डिसइंटीग्रेशन कराया नहीं कराया, ये वैल्यू बेस्ड पे पूछ सकते हैं। बस इतना ही पूछते हैं हाँ और जी। क्या, बस यही रहता है। खबर रखता हूँ आप लोगों के, ऐसा नहीं है ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है मैं बात करता रहता हूँ हाँ। मेंबर से। तो नहीं तो बस यही पूछेंगे, आपका तो इजी टॉपिक है, आपको तो बहुत आसान पूछेंगे। हाँ ठीक। और भैया मेरा सोशियोलॉजी का मतलब हम लोग को बोल दिया था कि बुक का टॉपिक नहीं लेना है, सबने मतलब बाहर का ही टॉपिक लिया है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा? टॉपिक थोड़ा बहुत टॉपिक का नॉलेज रख लेना कि टॉपिक में अगर हाँ आपसे जी। बोल दिया जाए कि 1 मिनट की स्पीच दो तो आप दे पाओ, और इसके बाद हाँ। अपनी फाइल को अच्छे से कर लेना, फाइल में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं बस। उन लोग ना सबसे पहले इंडेक्स ओपन करते हैं कि इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है, क्या ऐसा है जो अपने से बन रहा है, फिर उससे वो पूछ लेते हाँ हैं जी। कि अच्छा इंडेक्स में दिया हुआ है ये, तो चलो यही बताओ। क्यों फाइल नहीं पढ़ते यार, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो आपकी पूरी फाइल पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे, थोड़ा थोड़ा सा करते और हैं। भैया मतलब इंग्लिश का पेपर में मेरा कभी मतलब टाइम नहीं बचता है, मैं कभी रिवीजन नहीं कर पाती हूँ, कभी भी नहीं। मतलब जितना एग्जाम्स दिया है स्कूल में, मतलब बहुत बार ट्राई किया कि पीछे से स्टार्ट करो तो हो जाएगा लास्ट में से, फिर क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम नहीं होता है, तो वो जल्दी जल्दी से करते हो तो वहाँ पे एमसीक्यू ज्यादा बहुत चला जाता है मार्क्स उसके बाद। देखो इंग्लिश में सैंपल पेपर करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर क्वेश्चन नहीं बताता कि आप कितनी देर में करोगे। एग्जाम्पल के लिए पैसेज में क्वेश्चन चलो मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी स्किल्स कितनी डेवलप्ड हो गई हैं एक अनसीन पैसेज को पढ़ के आंसर करने में। सेकंड नंबर पर राइटिंग स्किल, नोटिस,
आपका लेटर हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी लिख पा रहे हो। तो अब मैं बोलता हूँ लेटर है, लेटर में कोई भी टॉपिक क्यों ना आ जाए, इंट्रो आउट्रो और फॉर्मेट सेम रहता है, सिर्फ बीच की 5 लाइनें जो चेंज हो जाती हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो वही टाइम आपका इंग्लिश में अगर आपको बचाना है तो वो आपका राइटिंग स्किल और पैसेज में ही बचता है और कहीं नहीं बचता। पैसेज अगर आपने कर लिया टाइम पर तो हो जाता है, पैसेज में अगर टाइम गया तो काम खत्म। पैसेज बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस उनको एटीट्यूड लगता है। भाई कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप यूं यूं करके चले जाओगे, सर पूछो क्या पूछना है, थोड़ा आराम से जाओ, सज्जनता दिखनी चाहिए, आराम से जाओ। उस दिन थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस पे काम करो। अब ये नहीं है कि बिल्कुल टाई कहीं भग रही है, बेल्ट गायब है और पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी नोटिस होती हैं, ये सब देखते हैं उन लोग, तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना चाहिए। यार मेरा मोबाइल कहाँ गया पे, 1 सेकेंड। हाँ, और क्या भैया, मेरे सारे टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस है, तो जिसके सिलेबस के बाहर के टॉपिक है उसको फाइल बहुत अच्छे से करना है और अपना सिलेबस अच्छे से करना है। बहुत हो गए प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, अब आप मेरे को बोर्ड्स, भाई बोर्ड्स और सीयूटी के क्वेश्चन पूछो, ये मेन है। बार बार मीटिंग नहीं मिलेंगी, बार बार अब ज्वाइन करना मुश्किल है, वैसे भी अब लाइव क्लासेस चालू होने वाली है 15 तारीख से, बहुत बिजी होने वाले हैं। पॉल साइंस में जो सीयूईटी के पॉल साइंस वाली इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक भी आते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें से भी आते हैं? एडिट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं आते? नहीं आते। देखो चैनल पर ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एडिट टॉपिक्स की, एक बार देख लेना मन करे तो। कई बार थोड़े सीबीएसई वाले पगला जाते हैं बट ऐसे आता नहीं है, तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, आधे घंटे का एडिट टॉपिक्स को थोड़ा आइडिया लेकर चल ले, बाकी आइडिया ले लो। अब जैसे आगे कि अरब स्प्रिंग क्या, तो पता तो रहे कि अरब स्प्रिंग क्या है, तो फिर मन से लिख दो। वैसे नहीं आते हैं एडिट टॉपिक्स, उन्हें खुद बोल के रखा है। गौरी आपका क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। किसका क्वेश्चन क्या था, प्लीज गौरी प्लीज। मेरा था इकोनॉमिक्स में ना, जब मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तब मुझे समझ में नहीं आते कि क्या लिखना है, मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा सिलेबस अच्छे से, कि देखो इकोनॉमिक्स में तो सीधे सीधे उन लोग बता देते हैं कि क्या पूछा गया है। अब आपको आ गया क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि बजट सरप्लस के बारे में बताओ, तो अब अगर ये आपको 3 मार्क्स में आ गया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि बजट सरप्लस का मतलब क्या होता है, या डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, या आ गया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस बताओ, तो मीनिंग पता है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में तो स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, घुमा फिरा के इंडियन में आ सकते हैं, मैक्रो में तो नहीं आते। मैं हमेशा बहुत वरीड रहती थी एग्जाम से पहले ना कि इकोनॉमिक्स का पेपर है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, लेकिन मैंने अभी इतने एग्जाम दे दिए, अब मुझे लगता है कि सीधा वही क्वेश्चन है, वही 2-4 क्वेश्चन चैप्टर में वही आएंगे, एडीएस अप्रोच, ऐसा अप्रोच सीधा लिख के आएगा, कोई घुमा कर नहीं आ सकता उसमें, सीधा आता है। पीवाईक्यूज कर लो, वही आ जाता है, कोई नहीं आता। तो इकोनॉमिक्स में क्या कोई इंडियन इकोनॉमी को छोड़ के मैक्रो में कीवर्ड्स का कोई चक्कर होता है क्या? कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पूरे ही इकोनॉमिक्स है, वहां पर आपको मनी वाली लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, राइट? कि मतलब जो वर्ड्स आते हैं बार बार, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई, रेट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे रेट है, आपको कभी भी पॉलिटिकल साइंस में वर्ड देखने को नहीं मिलेगा रेट। पॉलिटिकल साइंस में आपको बोल देंगे इन्फ्लेशन, बोल देंगे है ना कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, वहाँ ये नहीं बोलेंगे कि रेट इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का। रेट जैसा वर्ड इकोनॉमिक्स के लिए होता है, बजट जैसा वर्ड इकोनॉमिक्स के लिए होता है। तो कुछ वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको यूज तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख पाओगे। अच्छा, मुझे इंडियन इकोनॉमी तो इजी लगता है, पर मैक्रो में मैं अटकी हुई हूँ। मैक्रो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस टॉपिक्स अच्छे से करो। मैं भी बहुत लेट था मैक्रो में, मैं भी इसी समय कर रहा था। आप बस उसके ना टॉपिक्स अच्छे से कर लो, थोड़ा सा ना आराम से चिल माइंड के साथ कि भाई ये टॉपिक हमसे कहना क्या चाह रहा है, एक बार क्लियर हो जाए ना तो बन जाता है। मतलब मुझे तो सही में ऐसा लगता था 2 महीने पहले कि इकोनॉमिक्स मेरे सब में 95-94 आएंगे, इकोनॉमिक्स में मेरे 50-60 आ जाएंगे और हो जाएगा मेरा काम। सही में लगता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा बहुत वीक था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो जाता है जब कर लो तो हो जाता है। दिमाग दौड़ाना पड़ता है, जैसे मैंने दौड़ाया था कि भाई थोड़ा आराम से करते हैं। सर पेपर एग्जाम में, हाँ यार ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, एग्जाम हॉल में एंजाइटी होती है, इससे वो डील करने का ना मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल तरीके बताता हूँ। पहला तरीका रहता है कि आपको थोड़ा सा फ्यूचर इमेजिन करना चाहिए जो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं करना है। मतलब कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, सब आपसे बन रहा है, आप चिल होके दे रहे हो, घर आ रहे हो, घर आके बोल रहे हो पेपर बहुत अच्छा गया। थोड़ा सा जब आप ऐसा पॉजिटिव फ्यूचर माइंड में, मैनिफेस्ट वर्ड तो नहीं बोलूंगा, वो आजकल उसका मीनिंग बहुत चेंज हो गया है, बट हाँ मतलब जब आप ऐसा सोचते हो तो अच्छा लगता है, तो आपको ना अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैंने बहुत पहले भी शेयर करा था कि एंजाइटी और एक्साइटमेंट के सिम्टम्स सेम होते हैं। मतलब अगर किसी को एंजाइटी है तो उसके और जिसको एक्साइटमेंट है उसके सिम्टम्स सेम रहते हैं, कोई अंतर नहीं रहता। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको क्या लेबल दे रहे हो। आप ये बोल सकते हो कि मैं बहुत, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ, या आप ये बोल सकते हो कि मुझे डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं।
तो ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हो। तो अगर आप थोड़ा सा बोलते हो कि एक्साइटमेंट के कारण हो रहा है तो अच्छा, फिर वो हो जाता है। और जब आप मेहनत करते हो ना तो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है कि भाई करा तो है सब, अब और कितना कर लेंगे। मतलब जैसे मैं एग्जाम देने गया था ना, वो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सैडनेस के वो होते हैं 5 स्टेजेस होते हैं, रिमोर्स, रिग्रेट, एक्सेप्टेंस। हैप्पीनेस के भी होते हैं, एक स्टेज होता है एक्सेप्टेंस, मतलब कि अब कर लिया भाई, हो गया। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी आ गई थी, मैंने बुक को सब बंद कर दिया था एग्जाम वाले दिन, हो गया, मतलब अब जितना कर सकते थे कर लिया। अब पेपर में 100 आए 0 आए, मैंने अपना कर लिया, अब मुझे लेना देना नहीं है। और सबको घर में भी ये बात एकदम क्लियर थी। मतलब रिजल्ट वाले दिन भी ना, देखो एक्सपेक्टेशन रहती है नो डाउट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर मेरा 95.6 के बदले 85.6 भी आता ना तो मैं नहीं रोता, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था। अब उसके ऊपर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था ना, तो मैं करता क्या उसके बाद। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि बस हो गया, अब जो कर लिया तो कर लिया। अपने आप डर भाग जाता है। डर का मतलब क्या है, बुरा से बुरा क्या होगा, वो बुक है ना हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत ही सॉलिड बुक है। उसका पहला चैप्टर ही है कि बुरे से बुरा क्या होगा, और वो बुरे से बुरा जब होगा तो उसमें आप क्या करोगे। अगर उसमें आपको दिक्कत नहीं है तो फिर तो आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी यार, वो बुक पढ़ना बहुत अच्छी है, अभी पढ़ना, मैं तो बोलता हूँ एग्जाम के बीच में पढ़ो, बहुत लाजवाब बुक है। भैया नाम क्या है? हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाँ राइट? बहुत बहुत शानदार, और बहुत शानदार, मैंने पढ़ी है। बहुत ही शानदार बुक है। मतलब उस समय मैं बहुत परेशान चल रहा था। मतलब लिटरली वो बुक में ना कोई फालतू बातें नहीं करी गई हैं, वो बुक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो मतलब काम करती हैं। मतलब सोचो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, मैं बोलता हूँ कि बुरे से बुरा क्या होगा। चलो मैं बताऊँ, आज मैं मीटिंग करने आया हूँ, मैंने बोला बुरे से बुरा क्या होगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, सबसे बुरा, इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता ना कि कोई ज्वाइन नहीं करेगा। कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं इस मीटिंग को पब्लिक कर दूंगा, टेलीग्राम से कोई और ज्वाइन कर लेगा, या फिर मैं कोई वीडियो शूट कर लूंगा, खत्म टेंशन। अब क्या टेंशन है, कोई ज्वाइन करे चाहे ना करे, मेरे पास ऑप्शन है। तो बस अब सही हूँ मैं। ऑप्शन उसको बुरा लगता है जो आया, अब कोई ज्वाइन नहीं करा, वो रो रहा है बैठ कर, किसी ने ज्वाइन नहीं करा, बेइज्जती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो रोते रहो फिर। वो बुक में अच्छा दिया हुआ है। फिर एक प्रॉब्लम को उसमें इतने अच्छे से दिया हुआ था कि एक बार सोच लो। उसमें दिया हुआ था कि उसको आपने देखा है जब वुड को हम घिसते हैं तो इसी बारीक बारीक ऐसे उसका वो निकलता है, लेयर्स वुड की, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शॉ करके कुछ बोलते हैं जो वुड को घिसते हैं। तो उसमें उसका चैप्टर का ही नाम था कि एक बार आपने वुड को घिस दिया था, फिर से घिसे हुए तो फिर से नहीं घिस सकते। तो एक बार टेंशन कर लो, बार बार मत करो, कोई अंतर नहीं आता है। लोग रहते ना 1 साल पहले भी, अरे यार ब्रेकअप हो गया था उसकी याद आ रही है, 1 साल बाद ब्रेकअप हो गया था उसकी याद आ रही है, तो याद ही आती रहेगी। फिर एक दिन बैठ के रो लो और आगे बढ़ो भाई। तो थोड़ा सा एक बार में टेंशन लो और खत्म करो, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। भैया पेपर देते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जो ओएमआर चेकिंग होती है या फिर ओएमआर जो फिलिंग होती है उसके लिए थोड़ा सा टेंशन होता है। पेंसिल से वो करा करो, डॉट लगाया करो। जैसे मेरा नाम पता है ना आपको, गुरु टहंगुरी, THNGUREY, मतलब लिखने में ही आदमी से 10 गलतियां हो जाए। तो मेरे तो हो गई थी 10th में पहले पेपर में। हाँ सॉडस्ट बोलते हैं, करेक्ट, वही 100 से मुझे कुछ याद आ रहा था, बोलते हैं इसको, वो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ। तो आप ना डॉट लगा दो, डॉट, जैसे मैं GURU फिर एक स्पेस करके THN, पूरी डॉट लगा दो, छोटी छोटी डॉट से अब वो बात ही खत्म हो गई, आपको OMR गलत नहीं हो सकता। तो ये चैप्टर का नाम था यू कैनॉट सॉ द सॉडस्ट, ऐसा करके कुछ नाम था चैप्टर का, आखिरी चैप्टर में से कुछ एक है। तो OMR में गलती नहीं होती अगर आप डॉट, अभी भी लगाता हूँ मैं तो, कॉलेज एग्जाम में भी डॉट लगाता हूँ। क्यों टीचर को बुलाना है, मेरा गलत हो गया, मेरे 5 मिनट अब और जाने वाले हैं, एक बार में सही करो आराम से, धीरे धीरे करके तो हो जाता है वो सही। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, वैसे तो मुझे नहीं लगता यहाँ सब कम ही लिख रहे हैं, ज़्यादा मत लिखना। ये मत करना कि अब आपको एक और शीट की ज़रूरत पड़ रही है एग्जाम में, कि मुझे एक और आंसर, बहुत टाइम वेस्ट होता है लिटरली बहुत, और ज़रूरत पड़ना भी नहीं चाहिए। 34 पेजेस रहते हैं, 34 पेजेस इनफ रहते हैं। मेरी तो आधी भर्ती थी, मेरा पॉलिटिकल साइंस का हो गया था 22 कुछ पेजेस में, और हिस्ट्री का 24 कुछ 25 पेजेस में, इतने में हो जाता है पेपर मेरे पर। ये मैं पास लिखता था, आप लोग को ज़्यादा लग सकता है, बट फिर भी इतना नहीं लगना चाहिए कि अब भाई ये नहीं कि अब लो ही नहीं, शीट अगर लग रही है तो ले लेना, बट कोशिश करना की ज़रूरत ना पड़े। नहीं बोले भैया आपने बोला था तो 2 आंसर छूट गया, शीट नहीं लिया, ऐसा मत करना। अब आप ज़्यादा बड़ा लिखते हो तो लिखो, बट बताओ। उसमें भी हम पेपर नहीं कर सकते, हमें उसको बांधनी है। अरे बहुत टाइम रहता है, अरे फॉर्म भरवाते हैं, पहले आएंगे फॉर्म भरवाएंगे, तो 10 मिनट तो निकल ही जाते हैं, 100% निकल जाते हैं। सर जैसे हमारा रोल नंबर है तो उसके आगे वाले कॉलम से लिखें या पीछे, मतलब अच्छा भाई देखो, हाँ एक चीज़ याद रखना, वैसे आगे से लिखना। अगर आप मेरी तरह लेफ्ट हैंडर हो, मैंने पहले ही बताया है, तो थोड़ा ऐसे कर, देखो ये OMR है ठीक है, आप ऐसा आपने सर्कल बनाया तो ये आपका हाथ उसके आगे ऐसे बढ़ता है तो पूरी इंक फैलती है। अगर आप लेफ्ट हैंडर हो तो, राइट हैंडर ऐसे लिखते हैं तो उनका कुछ नहीं होता है ये सिस्टम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
आप ये OMR है, आप लेफ्ट हैंडर हो, आपने यहाँ सर्कल बनाया, आप आगे बढ़े तो ये आपका हाथ यूं हो गया, तो पूरी इंक फैल जाती है। तो यूं करके यूं करके करना तो वो बेटर रहता है अगर आप लेफ्ट हैंडर हो। तो मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। और लेफ्ट, और पहले ही अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे हो जाता है कई बार, आप गए हो सेंटर में, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपकी डेस्क बेंच अच्छी नहीं है या फिर कोई दिक्कत आ रही, पहले ही बोल दो क्लियर कट। तो थोड़ा सा, वैसे लोग ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाते हैं बट फिर भी पहले ही बोल देना सही है। मतलब मत शर्मा के मत बैठना कि अरे हम तो इंट्रोवर्ट है, घर जाके शिकायत करेंगे, कुछ नहीं होगा घर जाके। वहाँ बोलना कि भैया ये चीज़ सही नहीं है, इसको ठीक करो। और पेन कम से कम 4-5, मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, लोग मुझको पागल बोलते हैं कि तो 5 पेन लेके आते, फिर वही पागल लोग वही कॉलेज में बोलते हैं मैम मेरा पेन खत्म हो गया है, अब मुझे पेन नहीं मिल रहा है, तो पेपर देके निकल जाते। भाई आपको लोग पागल बोलने दो, पेपर एक ही बार आता है, कम से कम 4-5 पेन लेके जाना, वो भी बंद हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ बंद हो जाते हैं चलते चलते। और कोई अच्छी दुकान से लेना, मेरे बाजू वाले एक दुकान है हमेशा गलत पेन देती है, वो वीडियो देखे तो मेरी कोई गलती नहीं है बट वो फ्रॉड है। तो आप लोग पेन वगैरह चला के देखना। मैं तो बोलता हूँ कि पेन ले लो, और अभी प्री बोर्ड वगैरह हो रहा है ना, तो उन पेन को एक एक यूज़ कर लो। पेन थोड़ा यूज़ हो जाते हैं ना तो अच्छे चलते हैं, फिर सही में बहुत अंतर आता है, पेन से बहुत अंतर आता है। भैया पेन से याद आया कि एग्जाम में क्या डिफरेंट इंक के पेन से लिख सकते नहीं हैं? लिखना हमारे चाहिए, स्कूल में नहीं लिखना चाहिए कभी ना, नहीं। पर स्कूल की टीचर ने क्या कहा पता है कि अगर तुम्हें कोई सब हेडिंग देना हो तो तुम अलग पेन से लिख सकते हो, नहीं फिर नहीं पॉइंट अलग पेन से लिख सकते हो। नहीं 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 नहीं, पेन एक ही यूज़ करना चाहिए। होता ही है, क्या होता है, आपकी कॉपी चेकिंग पे गई, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि डाउट उठा कि आपने चीटिंग करी है, अब वो आपकी अरे कॉपी चेक होने गई, तो वो बोलेंगे हाँ यार ये देखो एक अलग पेन है, एक अलग पेन है, पक्का किसी ने बाद में इसकी कॉपी में लिखा है, ये पहले से नहीं लिखा हुआ था। आप कुछ नहीं बोल पाओगे वहां पर, क्योंकि वो आपके खिलाफ पॉइंट चला जाता है। ये मतलब मैं मन पूछेंगे से नहीं भी बोल तो रहा हूँ, ये नहीं फैक्ट ना, है। वो लोग तो पूछेंगे भी नहीं, सीधा रिजल्ट में आएगा फिर। आ जाएगा भाई, आपने चीटिंग कर ली है, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, जेल पेन यूज करेंगे। पता है आप लोग कॉपी फेंक दी जाती है, जैसे CUT का भी पहले वीडियो आया था, ट्रक में फिकी पड़ी हुई थी OMR शीट्स, तो वो इतनी मतलब ऐसी जगह पे रहती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो जेल पेन वगैरह ना पूरे फैल जाते हैं, इसलिए हमेशा डॉट पेन से लिखना चाहिए। और एक पेन यूज करो, सिर्फ एक ब्लू डॉट बॉल पेन यूज करो। मैं तो पेंटोनिक यूज करता था, आप लोग अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, सबका अलग मुझे भी अलग है। पेंटोनिक ही पसंद है, वो 20 रुपीज वाला जो आता है। पहले सस्ता था, वो तो है, पेंटोनिक आजकल पेन महंगे हो गए हैं, पहले सस्ते थे भाई। इन्फ्लेशन है ये, 5 वाले 6 रुपए के हो गए, 10 वाले 15 रुपए के हो गए। ये पेन भैया बड़ा पी अच्छा है। में भैया पी में रेफरेंस बुक की नीड है क्या अभी? तो आप पी कर किससे रहे हो फिर? एक्चुअली मैंने आपको कुछ टाइम पहले टेलीग्राम पे नोट्स भेजे थे, तो क्या वो इनफ थे? हाँ आपने मुझे भेजे थे, उसमें सारे टॉपिक है, लेकिन ठीक है उसमें टॉपिक तो सारे ही थे, सही है, वो सही है, वो नोट एंड सही उसके है। अलावा बस सैंपल पेपर्स और फंसना पक्का है। उसमें बस एक चीज नोटिस कर लेना, देखो क्या होता है बुक में ना, एक फायदा ये मिल जाता है जो मैंने नोटिस करा, बुक में पॉइंट्स बहुत सारे रहते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे क्या फायदा होता है एक्सरसाइज का, नोट्स में 5 रहेंगे तो बुक में 10 रहते हैं, तो 10 जब आपके पास रहते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि कई बार पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन अपटेक करके क्वेश्चन आया था हम लोगों को, वो पॉइंट पे, तो कैंडिड ले लो अगर ले सकते हो, कैंडिड बहुत प्यारी बुक है, सरस्वती में बहुत ज़्यादा दिया रहता है, पर ठीक बुक है वो भी, कैंडिड बेस्ट है, CANDID कैंडिड बेस्ट, सब एकदम परफेक्ट। और किसी के कोई क्वेश्चन? भैया मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ। हाँ, पढ़ने में तो नहीं आती है सच में बताओ, और अगर मैं सही लिखना चाहूँ तो मतलब लेट हो जाता है लिखने में, मेरे को देर लगता है। देखो हैंडराइटिंग तो मेरी भी बहुत ही बेकार है, बट ये है कि समझ आ जाती है। लाइव क्लासेस में समझ में नहीं आती, लाइव क्लासेस में मैं पेन टैबलेट यूज़ करता तो उसमें और बेकार हो जाती है, बट रियल में इतनी बुरी नहीं है, समझ आ जाती है। हैंड राइटिंग समझ में आना चाहिए बस, मतलब मैंने लिखा है तो एटलीस्ट आप पढ़ पाओ कि क्या लिखा हुआ है, बस इतना होना चाहिए। O नहीं लगना चाहिए, ON नहीं लगना चाहिए, बस इतना सही है तो सब सही है। अच्छा, और भैया मैंने ना इकोनॉमिक्स का मतलब सच बताओ तो एक भी न्यूमेरिकल किया ही नहीं है, क्या अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बताऊँ, मैंने न्यूमेरिकल 3 दिन दिए थे बहुत अच्छे से, मतलब समझने के लिए, प्रैक्टिस तो फिर लंबे समय तक करना पड़ता है। 3 दिन दिए थे, और 3 दिन भी नहीं यार, एक दिन बैठ कर ट्रिक बनाई थी, और एक दिन में मैंने करके देख लिए थे कि मेरी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है, फिर मेरा बेस क्लियर हो गया था। फिर तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगता है, करते रहो करते रहो। अभी तो टोटल में मैंने देखा 64 डेज बाकी है। मेरा फेवरेट नंबर, बहुत लकी दिन है आज। अच्छा है, तो 64 डेज में तो आराम से हो जाएगा, बहुत है यार।
64 डेज नहीं है, इसको मल्टीप्लाई पर करो 24 से, उसको मल्टीप्लाई करो 60 से, बहुत टाइम है। प्रैक्टिकल भी तो होगा, तो प्रैक्टिकल उसमें भी थोड़ी जाएगा। होता है यार, एक टाइम होता है, खत्म हो जाता है, तो करते रहो। अभी तो आप लोग यंग हो भाई, सुबह उठो, सुबह उठना चालू करो, 2 घंटे सुबह पढ़ाई करो। अब आलसी का समय नहीं है, सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहिए। देखो अब एग्जाम आ रहे हैं, मैं तो बोलूंगा, मैंने पहले भी बोला था, अब रात में पढ़ाई कम करके सुबह ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सुबह होता है, नहीं तो दिमाग काम नहीं करता सुबह। फिर वही होगा, अरे बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन भी था, ये तो दिखा ही नहीं मुझे कब आ गया, वो रहता है वहीं, आपको नहीं दिखता है। बहुत सारे लोग, वो वीडियो आया था, मैंने भेजा भी था ग्रुप में, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है वो पूरी रात पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं तो चलता है, बट आप एग्जाम में बेस्ट नहीं दे पाते हो अपना। तो थोड़ा सा मैं तो सोता था भाई, मैं एग्जाम में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 11 बजे सो जाता था बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, आराम से सुबह उठता था 4, 4:30, 5 बजे, और फिर एग्जाम देने जाता था। मैंने नींद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। आराम भी से लेट 4, 4:30 बजे उठना आराम थोड़ी होता है। नहीं तो मैं जल्दी भी तो सो जाता था 10:30, 11 बजे तो हो गया। अब भाई बोर्ड वाले दिन अब 7 घंटे नहीं सोएंगे। वो लेट भी होते हैं ऐसे भी, वो स्कूल के वाले की तरह थोड़ी 7-8 बजे होते हैं, वो आराम से लेट होते हैं, हाँ 10 बजे 10 बजे होते हैं, तो बस तो 9 बजे मुझे 8:30, 9 बजे निकलना पड़ता था, तो मेरे पास कितना टाइम रहता था, 5, 6, 7, 8, 9। और अच्छा मैं पूरे से पढ़ता भी नहीं था, पढ़ा बैठा, फिर पढ़ा फिर बैठा, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल देख लिया इधर उधर का, और फिर चले गए एग्जाम देने, टाइम पास किया। अल्फा मेल मेंटालिटी। देखो मेरा वो नहीं है कि बस बैठ के डर के, मैं एग्जाम से तो मुझे कभी डर लगा नहीं, और लगना भी नहीं चाहिए, डर से कुछ नहीं होता और बिगाड़ता ही है पेपर। क्या करोगे डर हेलो के? भैया। यस तन्मय। भैया मुझे एक पी का क्वेश्चन है, मतलब वो हाउ टू कैलकुलेट बीएमआर, उसमें जो एक इक्वेशन रहता है ना मैन वुमेन के लिए, वो हाँ वो इतना खतरनाक, इतना पॉइंट्स वगैरह में मतलब कैलकुलेट करना, तो वो अलग, पहले याद कैसे रखूं इतना सारा। और मेनली 2 रेफरेंस बुक मैंने देखा, सब में अलग अलग इक्वेशन, यूट्यूब में अलग बोल रहे हैं, अभी कौन सा फॉलो करूं? वो आप कैंडिडेट बुक का करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तो स्किप कर दिया था भगवान का नाम लेके, ये नहीं आएगा और नहीं आया, बट आपको करना है तो आप उससे जरूर करें भाई। देखो मैं तो बहुत रिस्क लेता हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं तो हाँ please मैं करता भी हूँ। प्री बोर्ड्स में स्किप करके गया, नहीं आया वो। पर बोर्ड में जाएगा तो ये मत बोलना गुरु भाई आपने स्किप करने बोला था, आप अपनी रिस्क पे करना भाई। हाँ मैंने तो कर दिया था भाई, दिमाग घूम रहा था उसे, कितना डिजिट बाप रे, 0.1 2 3 4 5। हाँ भैया हम भी स्किप ही करेंगे, नहीं नंबर होगा। याद नहीं, घर वालों के यहाँ ये डिजिट याद होंगे, हटाओ, छोड़ दिया मैंने। मैं तो कितनी चीज छोड़ देता था भाई, मुझे तो पता नहीं था कि पॉलिटिकल बॉक्सेस नहीं आते, सच में। हिस्ट्री में पता था, पॉलिटिकल साइंस में नहीं पता था कि बुक वन के नहीं आते हैं, बट मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अरे भाई ये सब नहीं हो रहा मेरे से, हटाओ स्किप। हिस्ट्री में जरूर पता था कि बॉक्सेस नहीं आते हैं, तो वो भी सिर्फ देव और मुझे पता था, बाकी क्लास में किसी को नहीं पता था, क्योंकि बुक में दिया हुआ है हिस्ट्री के सामने की। अच्छा बच्चों को था, मैंने माना नहीं, मैंने बोला मत मानो भाई, देव और मैं तो नहीं करने वाले, जब बुक में दिया है तो दिया है। तो देव और मैं तो भाई बहुत हार्ड वर्क कभी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्यों फालतू में। हाँ और भैया वो जो सोर्सेस रहता है ना हिस्ट्री में, उसको पूरा मतलब अच्छे से पढ़ना है क्या? मैं इतना अच्छे से डीपली नहीं पढ़ती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके। आते हैं, बट ये है कि बन जाते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। सबसे डिफिकल्ट जो सोर्सेस होते हैं वो मुझे आए थे बोर्ड एग्जाम में, वो अन्ना मायर करके कोई नाम है ना, वो शिव भक्त है जो, हाँ उनका आ गया था वो, बाप रे, करिकुलम उनका आ गया था, बाप रे बहुत खतरनाक था वो, और वो सोच बेच में पढ़ के नहीं गया था, बट बन गया था, वो आ गया था। और एक और कौन सा आ गया था दूसरा, एक और कोई ऐसी आया था खतरनाक एकदम, तो बन गए थे, बन जाते हैं वो तो डिफिकल्ट नहीं रहते। जब आप पढ़ रहे हो सब तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, पढ़ लेना चाहिए, बट टाइम उतना ही लगाना चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। अपने हर घंटे की ना कीमत पता होना चाहिए। सर वैसे रात में पढ़ना सही है सुबह? भाई मैं तो बोलूँगा धीरे धीरे, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नाइट आउल हो तो बिल्कुल बंद कर दो, नाइट आउल में पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सुबह उठना चालू करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नाइट में कब तक पढ़ना चाहिए मैक्सिमम? 2 बजे तक ठीक है, 1 बजे 2 बजे तक ज्यादा क्या पढ़ोगे, अब फिर तो सोना भी तो है भाई। देखो क्या होता है, एक ना जो हमारी स्लीप साइकिल होती है ना, ये 4 स्टेजेस में होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 को बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट। ये साइंस में नहीं पढ़ाया गया आपको, लेकिन ये साइंस का पार्ट है। जो REM होता है ये बहुत क्रूशियल होता है चीज़ों को याद करने के लिए। आपने देखा है कई बार रात में ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, मतलब क्या सपने आ गए पता भी नहीं चला, वो सपने इसमें आते हैं, REM में आते हैं। क्या होता है, दिन भर में आपने जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, समझा, देखा, वो दिमाग में स्टोर होता है। स्टेज 4 पर आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेज 4 में आप स्टेज 3 के बाद ही जाओगे, और ये स्टेज 4 रात में बहुत बार रिपीट होती है। अब आप सोचो, आप स्टेज 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए, सुबह हो गई, उठ गए आप, बात ही खत्म हो गई, अब क्या करोगे फिर आप बोलोगे यार एक काम करते हैं शाम को सो लेंगे, सो लो, पर वो स्टेज नहीं आएगा। फिर आप वही बोलोगे भैया प्लीज मेक अप वीडियो की चीजें भूल जाते हैं, याद कैसे करें, तो बनवाओगे ही आप, क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा।
नींद आप देख लेना आसपास, जो लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं वो नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कभी नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। वो आपको ज़रूरी है, वो डीप स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा हो रहा है आप सुबह उठ रहे हो और आपको आलसी आ रही है, या सुबह आपको किसी को उठाना पड़ रहा है, आप खुद उठ नहीं पा रहे हो, या फिर सुबह उठ के आपको ऐसा लगता है यार सच तो सो ही ना होते, रात तो बेकार चली गई, मतलब इसका कि बस आप नींद नहीं आ रही है आपको, आप सो नहीं पा रहे हो। होता है एग्जाम में, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे सिर्फ एक सपना आता था, सिर्फ एक सपना कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लिटरली यही आता था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, टाइम कम पड़ गया, एग्जाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बना, एग्जाम दे रहा हूँ, अच्छा चला गया, एग्जाम 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 एग्जाम, क्योंकि दिमाग में वही घूम रहा था। और यार मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, ये मेरे लिए काम करी है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी मुझे बहुत, अब तो नहीं है इतनी, अब तो मैंने बहुत आगे बढ़ गया हूँ इस चीज़ में, पर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। तो अब मैंने इसका जो सोल्यूशन निकाला था वो ये था कि क्यों ना ओवर थिंकिंग को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा जाए। तो मैं ओवर थिंकिंग करता था, लेकिन मैं करता था रिवीजन की ओवर थिंकिंग, सैम्पल पेपर की ओवर थिंकिंग, एग्ज़ाम की ओवर थिंकिंग। तो उससे होता ये था कि दिन भर ना दिमाग में, भले ही मैं नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन पढ़ाई मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। उससे ना वो भी एक प्रकार का रिवीजन ही है मेरे हिसाब से, मतलब काइंड ऑफ, वो भी अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। बाकी फिर ओवर थिंकिंग से डील तो करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बेकार चीज़ है। बट हाँ, अभी के लिए कर सकते हो, मैंने तो किया था, मुझे तो फ़ायदा मिला था बहुत। होता है, अभी मैं सोता हूँ, मुझे अगर मैं महीने भर में गिनूँ 30 डेज़ में, अगर मुझे 10 बार ड्रीम आया जो मुझे याद है, तो उसमें से 8 बार स्कूल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ स्कूल रिलेटेड, तो मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं चीज़ें, तो उसी से रिलेटेड मुझे सपने आते रहते हैं। तो ठीक है, अच्छा है, काम रिलेटेड सपने आ रहे हैं, अच्छा ही है कि चलो कम से कम आपका दिमाग तो लगा हुआ है। भैया कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन? हाँ कंपैरिजन पे कैसे डील करें? यार कंपैरिजन को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो लगाना चाहिए, कंपैरिजन है भी कि नहीं है। मतलब मैं बोलता हूँ कि आज दो हैं, जैसे आप तीनों, गौरी, शगुन, यग्नि, तीनों ने क्वेश्चन पूछा, आप तीनों के बीच में क्या सेम है? कुछ भी सेम नहीं है, सिर्फ सिलेबस सेम है बस बोर्ड्स का, और कुछ सेम नहीं है आपकी। और बोर्ड सिलेबस तो आप पे थोपा गया आपने, तो मतलब आपकी लाइफ में जो आपका उसमें क्या सेम है? कुछ सेम नहीं है। आप डील नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों की लाइफ चेंज कर दी जाए ना, कि आप उनकी ज़िंदगी जियो, आप उनकी दोस्त, शायद आपको इतनी अच्छी ना लगे, आप बोलोगे यार मेरी ही अच्छी थी। हर किसी की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, आपका मेमोरीज अलग है, आपका माइंड मेमोरीज के बिना तो जिंदा रह नहीं सकता, आपकी मेमोरीज हैं। आप मेमोरीज भी आपके इन्वायरमेंट ने शेप करी हुई हैं। आप बोलते हो कि यार मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको एक सर पे पड़ जाए पत्थर और वो काम ही दिमाग से निकल जाए, वो काम आपको याद भी नहीं रहेगा। तो पूरी मेमोरीज के दम पर तो आपका सब चलता है। तो अब आप अगर देखोगे इस सेंस में, तो बचता क्या है कंपेयर करने के लिए? कोई है ही नहीं ऐसा जिससे आप कंपेयर कर पाओ। इनफैक्ट आप खुद के कल से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कल आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हो। तो कंपैरिजन का रूट अगर आप देखो तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। और वो सेपियंस एक बुक है, उसमें इतना अच्छा दिया हुआ है कि आज से 1 सेंचुरी पहले लोगों का कहना होता था कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये एक पाए है, जो पहले ले लेगा पाए वो खा लेगा, बाकी लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन समय के साथ हमने रियलाइज करा है कि ये पाए बढ़ती चली जाती है, जितने लोग आएंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। कोई आपको ऐसा मिलता है जो ये बोले कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, लाइफ में कुछ नहीं कर रहा? हर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, बड़ा छोटा बट कर रहा है। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब ये नहीं है कि कोई और मैं बोलता हूँ आपकी क्लास में सब 100 ले आए, आप बस नहीं लेकर आए, तो क्या उससे आपकी लाइफ में क्या अंतर आ जाएगा? कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई अंतर आ ही नहीं सकता। तो कंपैरिजन को अगर आप थोड़ा सा रूट में जाके समझ लो ना, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको बच्चों वाला आंसर चाहिए तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ो, खुद की लाइफ पे फोकस करो। पर ये बच्चों वाले आंसर है, आप लोग बच्चे नहीं रहे, 17 साल के हो गए, आप कॉलेज में जाओगे, तो ये बच्चों वाले आंसर ना हो तो अच्छा है, क्योंकि सेंस नहीं बनाते। भाई प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे डील करें? भाई हमेशा याद रखो, एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता। आप बैठे रहोगे, आप सोचोगे कि भाई किसी दिन तो अंदर से मन करेगा काम करने का, नहीं करेगा। काम करोगे तो मोटिवेशन आता है। आप काम करो, डेडलाइन फिक्स करो, चीजें ऐसी होती हैं। यस, वो एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स ना, उसमें एक लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें था कि अगर कोई काम करने का मन नहीं है, बस बोलो 5 मिनट, बस 5 मिनट, फिर मैं नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा। और 5 मिनट आप करोगे ना, आपको लगेगा आप लग गया, फ्लो हो जाएगा सब। प्रियांशु बोल रहा है मैं तो 16 का हूँ। 16 में यूएसए में लोग घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं रहने, कुछ कोई वो नहीं है भाई। देखो क्या होता है, मैं मानता हूँ मैं थोड़ी अलग बातें कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है, कुछ बातें ऐसी रहती है जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन वो अच्छी नहीं होती हैं। अब आपसे कोई बोले ओवर थिंकिंग का इलाज क्या है, मैं बोलता हूँ ओवर थिंकिंग का इलाज है कम सोचो। क्या आंसर है, मतलब क्या है ये, इसमें क्या सीखने को मिल गया? या मैं बोल दूँ कि ओवर थिंकिंग होती है तो थोड़ा सा गाने सुन लो, टेम्पररी सोल्यूशन है, बहुत टेम्पररी। ये कुछ मतलब देखते हो ना लाइफ में, आप लोगों को आज रोते हैं, कल हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं। मतलब क्या है, क्या लाइफ है ये? चीज़ों को थोड़ा सा
ऐसा डील करना चाहिए कि वो चीज़ आपको फिर से परेशान ना करे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मतलब कब तक ये बोलोगे ज़िंदगी में कि मुझे ओवर थिंकिंग, कब तक बोलोगे मुझे कंपेयर करने की प्रॉब्लम है, कभी तो इससे ऊपर बढ़ो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग सुन रहे हो बोले भैया क्या बातें करने लग जाते हो, लेकिन आप लोग को कभी समझ में आएगा। अभी आप लोग छोटे हो थोड़े, मतलब 20-21 में आप लोगों को क्लिक करेंगी ये बातें कि कॉलेज में जाओगे। अभी तो आप लोग किससे कंपेयर कर रहे हो? उन्हीं से कर रहे हो ना जो आपके स्कूल में जो कराया जा रहा है वो कर रहे हैं। कॉलेज में जाओगे तो वहाँ तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको पता भी नहीं है। अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा वो भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉलेज जाऊँगा तो मेरी क्लास के कुछ बच्चे बोलेंगे भैया नहीं सॉरी मतलब गुरु तुम यार यूट्यूब कर रहे हो, मतलब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। यहाँ तो हम सोच रहे हैं कि कॉलेज के बाद क्या करेंगे। अब वो मुझसे अगर कंपेयर करने लग जाएंगे तो उनका काम ही खत्म हो गया। बट अगर वो थोड़ा अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं तो बेटर है ना, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे वो मेरी लाइफ जी के, तो वो करो काम। और प्रोक्रास्टिनेशन का तरीका मैंने बता दिया है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा बॉस। और एक बात ना खुद को बहुत क्लियरली ये दिमाग में बिठा लो कि अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो मतलब आप कुछ करना नहीं चाहते। ये फैक्ट है, फैक्ट, इसको आप एक्सेप्ट करो ना करो, ये फैक्ट है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। सोचना अलग चीज़ होता है, करना अलग चीज़ होता है। सोचते तो सब हैं, वो है ना रेड ट्रैप वाला, वो भी लेटे लेटे सोचता था कि एक दिन वो सब कर लेगा। वो तो दुनिया सोचती है। सर यंग एज में कमाना कैसे चालू करें? मजाक वाला आंसर बोलूँ तो भाई ओला, रैपिड, बहुत बहुत ऑप्शन है, फट से ज्वाइन करो। कमाने पे फोकस मत करो, छोटे एज में आपको फोकस करना चाहिए कि स्किल्स वगैरह आप कैसे सीख रहे हो। मनी वो रहता है, एक फैक्टर रहता है, बाय प्रोडक्ट रहता है। मनी के लिए काम नहीं करना चाहिए, 2 दिन में बोर हो जाओगे। वैल्यू प्रोवाइड करो सोसाइटी को, तो फिर बाय प्रोडक्ट में आपको पैसा मिल जाएगा। करोगे क्या पैसे का वैसे? अभी कॉलेज में करना पर के लिए कुछ बुक वगैरह खरीदना है क्या अभी, लाइक एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस मैं आप करने लोगों के को लिए? बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट कर लो। अभी मेरे पास एक बुक रिसीव हुई है और मैंने मेल डाले हुए हैं, मुझे 2-3 और हो जाए फिर बताऊंगा। बट अभी तो लो ही मत, अभी थोड़ा टाइम है। अभी बोर्ड्स पे फोकस करो, बट जैसे ही बुक आ जाएंगी मार्केट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल ही रिसीव हुई है मुझे कुछ बुक, मैंने रिव्यू नहीं करी बट अभी। काबिल बनो काम। अनुज्ञा आप भी आई हैं, आपका क्या क्वेश्चन है? कुछ बच्चे तो आके चले जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कि वो थे। अनुज्ञा पूछो आपका क्वेश्चन भाई, शर्माओ मत। शर्मा रही अनुज्ञा। भैया भाई मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है स्पेसिफिकली। अच्छा क्वेश्चन का जवाब दे दिया अच्छा और आपने भी जितनी भी सारी बातें कही मेरे को इतनी मोटिवेटिंग थी एंड बहुत रियलिस्टिक डेट है। मतलब बात अभी सही आप है। बोल रहे हैं 2021 में, तो अभी की अभी रियलाइज हो गई है कि जब तक हम काम नहीं करते हैं ना तब तक भी हमें हमारे जो थॉट्स को परेशान करते रहते हैं। आप बेसिक में काम शुरू कर दोगे ना, ये थॉट इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं फिर। हाँ बिल्कुल फैक्ट है। तो तो मुझे अगर होगा तो आई आपकी पर्सनली, अभी तो मुझे नहीं है कोई क्वेश्चन। वर्क्स। किसी ने बोला था मुझे एक मतलब क्वेश्चन। एक बात मुझे क्लियर करना था। जैसे अभी तक मैंने तीनों ऑल टाइम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ली है, बट अभी तक मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया। लाइक आई जस्ट थॉट कि ना मुझे एक बार सेकंड पेपर हो जाने के बाद पहले मैं उसके आंसर शीट आपको भेज दे रही हूँ, देन आप जो वहाँ पे बताएंगे फिर मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहती हूँ। ये भी चल जाएगा, तो ऐसा ठीक रहेगा? चल जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको जल्दी कर लेना चाहिए, कम से कम फिर वो गलती आप प्री बोर्ड में नहीं करोगे। क्यों, क्या पता प्री बोर्ड में भी वही गलती करो, टेस्ट में भी वही गलती करो, तो 2 आपके अटेम्प्ट वेस्ट हो गए। बट भैया एक्चुअली क्या है ना कि ना मुझे लाइक अपने स्कूल वाले टीचर्स से ज़्यादा आपके ऊपर ऐसा आता है, क्योंकि वो लोग ना मे बी मार्क्स, मतलब टीचर बात अच्छा सही देते है, हैं, सोचते हैं मेक कि सेंस। बच्चे को मार्क्स आ जाएंगे तो प्रैक्टिकल में उसे और मार्क्स मिल सकते हैं, एंड वो लोग कहीं ना कहीं लीनियंसी भी कर देते हैं। तो आई जस्ट बिलीव कि एक बार आप उसे करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेक सेंस, ठीक है, नहीं ठीक है, वर्क्स, ठीक है, सही है। गाइस आखिरी के 15 मिनट्स और फिर हम इसको एंड करेंगे। निशा प्लीज आपका क्वेश्चन। भैया मैं बोल रही थी कि मैंने रिसेंटली टेस्ट दिया था पॉल साइंस का, देवांश भैया ने दिया था जो, उसमें लाइक मैंने देखा मेरे सारे आंसर सही हैं, सारे के सारे, बट हर आंसर में 1 मार्क्स, आधा मार्क्स, 1.5 मार्क्स ऐसा कटा हुआ है। हर आंसर में मेरे सारे आंसर सही हैं, एक भी आंसर मेरा गलत नहीं है, बट हर आंसर में ऐसे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स ऐसे कटे हुए हैं। पेपर किसने लिया था आपका? देवांश भैया कौन है, मैं नहीं जानता, सॉरी। नहीं, ये दूसरे टेलीग्राम ग्रुप अच्छा में अच्छा, मैंने किसी ने टेस्ट दिया टेलीग्राम पे आपका लिया था। चेकिंग वगैरह आप देखो, उनकी चेकिंग तो मैंने नहीं देखी, आप मुझे भेज देना 1-2 क्वेश्चन में चेक कर लूंगा, बता दूंगा आपको। था। भेजो, मेरे पास पीडीएफ और चेकिंग दोनों है, मैं टेलीग्राम आपको। कर देना। अब किसी की चेकिंग देख के ओके। बिना बताना मुश्किल है, राइट, कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। कई बार जानबूझ के भी काट देते हैं, जिससे थोड़ा आप लोग पुश करो आगे।
वो पता है आपको काट पीट के ना आई गॉट 52 ज्यादा ही काट दिया और उन्होंने अपने तो आप मुझे भेजना, एक बार चेक करना पड़ेंगे कि क्या सही क्या गलत। ओके गौरी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? जी हाँ, मुझे ये पूछना था कि क्या जो डाटा होते हैं और फिर डेट्स होते हैं या फिर किसी नाम होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में या फिर शॉर्ट भी है, क्या मेंशन करना होता है? अगर मेंशन ना करे तो क्या मार्क्स कट जाते हैं? नहीं कटते। अगर आप क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करो, उसके लिए आप कोई और पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो मैं तो पूरी कोशिश करता था कि अगर डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं मेंशन नहीं करता था, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहीं करता था। और आप श्योर नहीं हो तो मत करो, उसके लिए कोई और पॉइंट लिख दो। डेटा से इंप्रेशन ज़रूर अच्छा पड़ जाता है, बट अगर नहीं याद है आपको तो मत रिस्क मत लो, आप कोई और अच्छा पॉइंट लिख दो अगर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है तो। अब भैया इसमें मैंने इकोनॉमिक्स के सामने बोला था कि हमें एक्यूरेट डेटा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऊपर ऊपर से भी डेटा लिख देना तो वो चलेगा, तो लाइक वो किस चीज़ में मतलब किस क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल? लाइक इकोनॉमिक्स में अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी इतनी थी और ये साल से इतनी बड़ी, तो लाइक देखो अगर हम सर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो वो बहुत गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो चेक करे शायद उसकी मार्किंग स्कीम में तो नहीं दिया रहता है, तो ये है। बट हाँ, ये डेटा चल जाता है, मालूम अगर आप जीडीपी वगैरह कर दो ना थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि हर सोर्स में अलग दिया रहता है। कहीं पर हो सकता है 300 दिया होगा, कहीं 320 दिया होगा, कहीं 350 दिया होगा, यहाँ चल जाता है। लेकिन वो डेटा जो बदल नहीं सकता, जो स्टैटिक डेटा है, जैसे कि कितने मेंबर्स हैं या फिर हमारा गेट कब फॉर्म हुआ, ये सब आपसे बनना चाहिए। ये तो वैसा है कि मतलब एज इट इज़। पर हाँ, बाकी में थोड़ा ऊपर नीचे ईयर लिख देना चाहिए साथ में कि किस ईयर की आप बात करो, चल जाएगा। पर सही बोल रहे हैं वो, गलत नहीं है। देव ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जो मैंने डिलीट करवा दी थी कि अपन एक पॉइंट से देखे तो जो चेकर है उसको पता ही नहीं है कि डेटा सही है गलत है। मेरा भाई मत डाल भाई, डिलीट कर दे। तो बच्चा भाई क्या अब जैसे मैंने बोला चैट जीपीटी यूज़ करो, कल किसी का मैसेज आया कि भैया चैट जीपीटी बोल रहा है कि हिस्ट्री का चैप्टर 7 डिलीटेड है। मैंने चैट जीपीटी आप इसके लिए यूज़ मत करिए, वो गलत बता देगा आपको। तो वही है, बातें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं कई बार, इसलिए ये चीज़ें प्रमोट नहीं होती। और किसी का कोई क्वेश्चन आखिरी 15 मिनट से, उसके बाद तो मैं बंद करने वाला नहीं हूँ। तो कोई क्वेश्चन अगर आपका हो यार, और कुछ भी मुझे तो बताना तो था मुझे। आज बहुत अच्छी वीडियो आ रही है वैसे चैनल पे, मिस्टेक्स की मैंने बनाई हुई है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मतलब आप लोगों के नोटिस में लाना ज़रूरी था, उस पर वीडियो आ रही है। भैया मुझे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछना है। जी प्लीज़। भैया देखिए, ज्योग्राफी में ना मैं लाइक शुरू से पढ़ रही थी, मैंने चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ रखी है पूरी, मैंने फर्स्ट टाइम पक्का देख रखी, सैंपल पे सब कर लिया। अब मैं दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। लाइक टेस्ट दे रहा ना, ऐसा 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 लग रहा है कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि लाइक कुछ नहीं हो रखा। दिमाग में लगता है आपने अटेम्प्ट करके देखा, मतलब लिखते भी नहीं बना आपसे, आपने सिर्फ सोचा और उसको कैंसिल कर दिया? नहीं देखिए, मैंने एग्जाम दिया ना प्री बोर्ड्स का, तो मैंने सब लाइक पढ़ रखा है, फर्स्ट टाइम पक्का देख रखी सब फर्स्ट क्लास में, जब पढ़ रही हूँ या फिर लिख रही हूँ मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मिक्स हो जा रहा है मतलब पूरा। रिवीजन करना पड़ता है, वो हो जाता है, वो होता है क्या, निकल जाती है चमाक से चीज़ें। रिवीजन देखो, एक चीज़ याद रखो, अगर आप लोगों ने सिलेबस करा हुआ है, फंसना पक्का करा हुआ है, तो जो हमें गैप डेज मिलते हैं ना एग्जाम में, भले ही एक दिन का मिला हो, उसमें सारी चीज़ें वापस याद आ जाती हैं, क्योंकि हम फटफट रिवीजन कर लेते हैं। तो इतना टेंशन मत लो इस चीज़ का, ये हो जाता है। तो ये आप मेरा क्वेश्चन था यस जैसे क्वेश्चन था ये, यस कौन सा क्वेश्चन? जैसे कोई मतलब कोई क्वेश्चन है जैसे कि टर्शियरी एक्टिविटीज के आपको लिखने हैं कुछ भी एडवांटेज एंड ऑल, तो उसमें लाइक एक की जगह पे मैं एक जो आंसर है एक्चुअल उसकी जगह पे कुछ और लिख के आ रही थी, मतलब बहुत ज्यादा घटिया गलती हुई थी मेरी, तो दम जैसे। वो क्या होता है, स्टार्टिंग बिगड़ जाती है ना एग्जाम में, तो थोड़ा मूड हमारा खिसक जाता है। रिवीजन ही है इसका तरीका निशा, रिवीजन करने से ही ये चीज़ सही होगी। आप रैपिड रिवीजन कर लो, फिर से फंसना पक्का है देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी हो, तो टाइम है अपने पास, कर जब टाइम मिले जब देख लेना चाहिए। रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो भैया, yes, और एक प्रश्न, वो एमसीक्यू के लिए क्या करें? मैंने देखा है कि मेरा मार्क्स एनसीईआरटी तो पता है भैया, पर एक बार में जब चैप्टर्स पढ़ने जाना तो होता नहीं। मैंने सब कुछ एमसीक्यू वाली देखी आपने? हाँ सब ना यार, वो तो एनसीईआरटी कर लिया, वो कर लिया, तो बस अब क्या है, फिर हो गया। लगता है कि नहीं होगा ऐसा, मतलब वहाँ पे जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना हिस्ट्री के चैप्टर्स में, वहां से एमसीक्यू आ गए क्या? फाइनल एग्जाम में भी वहां से आएंगे? क्योंकि मैंने तो वो सारे पार्ट स्किप किए, ऐसे दोबारा से पढ़ा है ऐसे। इंट्रोडक्शन चैप्टर का और जीडीआर से आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं?
इंट्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट रहता है ही चैप्टर का। और फिर पॉलिटिकल साइंस के जो प्लस बॉक्सेस है वो तो नहीं आएंगे बुक वन नहीं से, और बुक टू के जो जितने सारे बॉक्सेस है वो जो भी ना क्या एमसीक्यूज वो में रेयरली आते हैं, उनसे मैप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था फिर भी कि पढ़ना, तो बुक नहीं टू के आएगा बॉक्स करना एक बार वो, क्योंकि वो डिलीटेड नहीं है। कि सिक्किम क्यों मर्ज हुआ इंडिया के साथ, हाँ तो ये आ उसका एक सकता है, क्वेश्चन। ये आ सकता है। देखो ये तो एक वो है, ये तो अलग से उसमें दिया हुआ है बॉक्स में, तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है। कायरव आपका क्वेश्चन था क्या? हाँ और एक भैया, जी गौरी। हिस्ट्री में कभी कभी क्या होता है ना, या फिर किसी भी मतलब सब्जेक्ट में हम कभी मतलब पॉइंट बनाने जाते हैं तो बन नहीं है ऐसे, मतलब एक दो बन जाते हैं फिर नहीं बनते, तो उसके लिए क्या करें एग्जाम में, क्या ऐसे ही लिख दे पॉइंट? नहीं रिवीजन करो, पॉइंट बनेंगे आपसे, रिवीजन करो रिवीजन। बट हाँ, अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई एग्जाम में कि नहीं बन रहा है तो फिर तो कुछ तो लिख ही देना चाहिए। पॉइंट मैं क्या बोल रही, हेडिंग मैं हेडिंग बोलना 8 चाहती मार्क्स में थी। हेडिंग नहीं बनेगी, बहुत रेयरली बनेगी, उसमें आप सीधे पॉइंट्स लिख सकते हो। 8 मार्क्स में बहुत मुश्किल रहता है कि हेडिंग बने। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं अगर हेडिंग, 8 मार्क्स में नहीं बनती हेडिंग, बहुत रेयरली बनती है। पर पॉलिटिकल साइंस में तो 6 में तो बन बनता जाती है, है यार, बन जाती है। पॉलिटिकल में तो बन जाती है, सोशियोलॉजी में भी तो बनते हैं। सोशियोलॉजी में भी बन जाती है, हाँ, और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी बन जाती है। बट इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन अलग आते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इंडियन में जरूर बनाना चाहिए। अच्छा ठीक है। और फिर जो होते हैं ना कि मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो स्तूपा फिर सिटाडेल वो होते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चंस आए तो क्या हम एक डायग्राम बना लेआउट सकते दे हो, हाँ सकते बिल्कुल डायग्राम दे सकते हो बना के। आप उसमें अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हैं? अच्छा। और भैया जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैप में बॉक्स नहीं बनाया है, तो मतलब उसका बारे में मतलब समझ में नहीं वीडियो आया क्या अपलोड कर बोल रहा रहा हूँ चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की, वो देख लेना आप, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। ठीक है। ये ज्योग्राफी की कोई स्ट्रेटेजी लाइए एकदम। हाँ मैं अपलोड करने वाला हूँ ज्योग्राफी का। भैया सोशियोलॉजी की भी लाइए। अच्छा ठीक है सोशियोलॉजी भी लेंगे। यस एग्नी। भैया फिजिकल एजुकेशन में लाइक वो दिया गया होता है ना कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, तो मैंने अपने एक प्री बोर्ड में हमें पूछा था कि कोई भी 4 हार्ड टिश्यू इंजरी बताओ, मतलब कोई भी 4 फ्रैक्चर्स हमें बताने थे। अब मुझे 2 पॉइंट से ज्यादा किसी में याद नहीं आ रहा, तो मैंने तीसरे पॉइंट पे सारे बोन्स के डायग्राम बना दिए, ये ऐसे कटता है, वैसे कटता है, कि यहाँ से ब्रेक होता है, तो लाइक वो चलता है। मार्क्स नहीं मिलेंगे और चल जाएगा, मतलब बुरा नहीं लगेगा चेक करके। सर ने राइट किया है। नहीं आपको बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो लिखना पड़ेगा। 4 पूछे तो 4 आपको लिखना पड़ेंगे। लाइक 4 लिखे थे लेकिन सब में ज्यादा पॉइंट याद नहीं आ रहे थे, तो चारों के वो ड्रॉ भी कर दिए मैंने। तो 4 लिखे हैं ना, हाँ फिर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, चल जाएगा। अच्छा ये तो और अच्छा है, आपको तो आंसर और अच्छे लगेंगे कि आपने थोड़ा डायग्राम वगैरह बना दिया। कायरव आपका क्वेश्चन पूछिए, आखिरी के 2 क्वेश्चन बस। सर जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा, अब मैं इसका रिवीजन कैसे करूं? सबसे पहले तो फंसना पक्का है करना है। अगर कर चुके हो तो फिर आपको रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन नहीं आई है या फिर कर चुके हो तो नोट्स करना है। प्रीमियम नोट्स कर लो या फिर फ्री नोट्स कर लो, आपकी मर्जी है, खुद बनाए तो वो कर लो। नोट्स करना है बस, खत्म। और रिवीजन पे मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है बहुत ही डिटेल्ड, वो जरूर देखना आप। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है डिटेल्ड वे में कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। भैया फेयरवेल की टिप्स, फेयरवेल की क्या टिप्स है? आराम से जाना सज धज के और बैठ जाना। आपने अपने फेयरवेल में क्या किया था? मैंने अपने फेयरवेल में भाई मैं तो मेमोरीज बनाया, दोस्तों से फोटो वगैरह क्लिक करी थी, टीचर्स से मिल लिया था, पता है आखिरी दिन है। फिर फेयरवेल के बाद आफ्टर पार्टी में अच्छा डांस करा, घर आ गए, बैठ गए, कह रहे स्कूल ओवर हो गया। अगले दिन थोड़े से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं कि स्कूल लाइफ खत्म हो गई, अब आगे क्या करना फिर तीसरे दिन फिर सही लगने लग जाता है। पर अच्छा था यार, फेयरवेल बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। भेजता हूँ या किसी भी क्वेश्चंस में ना, पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस से लेती हूँ मैं एग्जांपल के लिए, तो बोलते हैं ना कि 4 पॉइंट लिखो या फिर 3 पॉइंट्स लिखो, पर अगर मेंशन ना हो तो कितने लिखे? जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मिनिमम उतने। अच्छा, पर ऐसा है ना कि आपने बोला है अगर 2 बोले, मतलब अगर मेंशन क्या हो 2 तो 2 लिखो, या फिर कुछ मेंशन करने के लिए ना बोले पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पर उस टॉपिक का 4 पॉइंट है तो कितना लिखे, 2 या 4? तो फिर अगर देखो क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊँ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि चारों लिखना पड़ेंगे, तो वो चारों को छोटे छोटे में लिखोगे आप, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे। ओके, थैंक यू। ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर हो गए? तो मैंने
यस गौरी? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे नहीं अच्छा, जितने क्वेश्चन उतना बेटर। इसी बहाने सब सब बच्चों के क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। सबके क्वेश्चंस ना मेरे क्वेश्चन से मिलते ही थे, मेरे भी इतने ही क्वेश्चन थे, सबने पूछ लिया मेरे पहले, अच्छा हुआ। बढ़िया है। और कोई यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो? किसी का नहीं? सर व्हाट्स योर प्लान ऑफ योर बोर्ड एग्जाम? बताएंगे प्लान, सभी से मैं कभी रिवील नहीं करता हूँ पहले से बता दो फिर वो मज़ा नहीं बचता है। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। आगे कोशिश करेंगे हम और मीट्स करेंगे, बट पक्का नहीं कह सकते। तो आई होप आज आपको सीखने को मिला होगा। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देंगे बहुत जल्दी। और ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं होगी तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब कमेंट्स पर, इंस्टाग्राम पे 1 महीने बाद रिप्लाई मिलेगा, पर मिलेगा तो इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बस ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, फिर COT के लिए। अभी तो आगे बहुत मिलना है। बाय बाय सभी को, बाय।